मंद बुद्धि सा है कोई, मतलब वो ना बॉडी बिल्डर है, वो अधबीच का सा है, कोई टोपी लगा के वो सत्तू सत्तू करता रहता है सारे दिन। हर चीज में मखाने और गुड़, अर्थराइटिस है तो मखाने खा लो, आपको कुछ ये प्रॉब्लम है तो मखाने खा लो। अरे बाबा ऐसा नहीं होता, मैगी खाने से बॉडी बनती है। अरे नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत है। आप बॉडी बिल्डर बोल रहे हो उसको? मैस्टरबेशन का आपकी मसल से कोई लेना देना नहीं है। ये फपून जो चीजें हैं ना, ये तू एक फ्रूट खा ले, ये तू मौसमी का जूस पी ले, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी, बिल्कुल गलत है। सप्लीमेंट के बिना बनती है? बिल्कुल बनती है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट, शेरू क्लासिक 3 गोल्ड मेडल हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट किया है। किसी मॉल में जाएंगे, टी शर्ट उतार के वीडियो बनाएंगे, 5 लाख व्यूज हो गए, 1 मिलियन व्यूज हो गए। कि आपको ये छपरी हरकतें करके आगे बढ़े, खाना खाया नहीं और एकदम लेफ्ट राइट निकल पड़ते हैं। साला मैं इतना सालों से देख रहा हूँ, मैं वो आदमियों का इंच कम नहीं हुआ है कि हार्ट अटैक आ रहा है तो मैं क्या करूँ। जैसे मैंने बोला घी दूध दही छाछ खाओ, लोगों को बहुत सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन जैसे मैंने बोला चिकन और अंडे भी खाने पड़ेंगे, अरे नहीं, ये नहीं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस वही रेगुलर एक्सरसाइज और कॉम्पिटिशंस की तैयारी। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे बीच में कॉमेडियन कुछ रहे पॉडकास्ट, तो अब तो हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम जब देखें ना, लोगों को बहुत मतलब हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे कंप्लीट बातचीत होगी। बिल्कुल। तो पहले अपन शुरुआत करते हैं, आप कैसे इस फील्ड में आते हैं? पहले आपका क्या इंटरेस्ट था और क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है? कम शुरू से बताइए। देखिए, मैं नागौर में नावा करके एक जगह है, तहसील है, वहाँ से हूँ। नावा तहसील से मैंने 12th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से किया है। फिर मेरे को मतलब वो टाइम पे एक फ्लो था कि इंजीनियरिंग मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा था काइंड ऑफ। तो मैं इंजीनियरिंग करने जयपुर आया, बीटेक किया है मैंने, बीटेक ग्रेजुएट हूँ मैं। तो मैं बहुत पतला था, मतलब 58 किलो के आसपास। और होता है कि थोड़ा सा एक शौक था हमेशा से कि थोड़ी बॉडी हो, थोड़ा ठीक हो। कभी बॉडी बिल्डर बनने का कभी नहीं सोचा, ना कभी कोई खिलाड़ी बनने का सोचा, लेकिन ऐसा था कि कुछ थोड़ा वजन बढ़ जाए बाबा, कुछ ना मतलब थोड़ा ठीक दिखूं, लोगों की गिनती में आने लग जाऊं। तो क्या होता ना, अभी 6 फीट हाइट है और 58 किलो 57 किलो वेट, तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई सीरियस ही नहीं लेता, सही बताऊं तो। ठीक है, अभी कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में थे तो थोड़ा कुछ ऐसा था। तो जब यहाँ आए, जयपुर आए, तो कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करी किसी के कहने से। एक मेरा फ्रेंड है मोंटी, उसने मेरी हेल्प करी, उसने मुझे पहली बार वही जिम लेके गया, तो उसके साथ मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। उस टाइम हमने कुछ 20 या 22 लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। सबको जोश था कि हम लोग बॉडी बनाएंगे, ऐसा करेंगे। और 1 महीने बाद सिर्फ 2 बचे हम लोग, वो सब छोड़ दिया। और अभी मैं अकेला हूँ जो मैं इतने सालों से रेगुलर कर रहा हूँ। फिर होता ऐसा गया कि मतलब पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से ऐसा है कि मैं जो काम करता हूँ वो बड़ा सीरियस करता हूँ। पता नहीं, ये हो सकता है कुछ ऐसा ऊपर वाले की देन है या जैसा भी। तो मुझे लगा कि यार बॉडी अच्छी ग्रोथ कर रही है मेरी, तो मैंने जिम को थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट किया, डाइट और इन चीज़ों को सीरियस लिया। आपको अगर याद हो तो अभी भी हो सकता है, वो टाइम पे एक ट्रेंड था कि जैसे आप मतलब अभी तो जिम्स और ये कल्चर इतना वैसा हो गया कि अभी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, एसी वाले जिम होते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ बेसमेंट में जिम होते थे, ठीक है, और जिम वालों को ऐसा देखा जाता था कि ये तो या तो कोई गुंडागर्दी करेंगे या कोई बाउंसर बनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई करियर था। 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ, तो करियर वाइज कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी यूं था कि यार कुछ तो करना है, कुछ करना है। तो बीटेक जैसे ही 2013 कंप्लीट हुआ, तो उस टाइम जैसा आज भी चलता है, ये गुरु ज्ञान ज़्यादा चलता है आजकल। वो एक कैप्सूल, एक टैबलेट पकड़ा देंगे आपको और फिर बोलेंगे अभी बेटा इससे तू बड़ा हो जाएगा, अभी तेरी साइज बढ़ जाएगी, अभी तेरा फैट कम हो जाएगा। आज भी चलता होगा, बट पहले ज़्यादा था। मतलब पहले ये था कि आप प्रोटीन के डब्बे पे जो लेबल होता है वो भी हटा के देते थे ट्रेनर्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा एजुकेशन मेरा स्टार्ट से अच्छा रहा है, मैं पढ़ाई में ठीक रहा हूँ। तो मुझे यूं था कि यार गुरु ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो साइंस है किसी चीज़ के पीछे। तो मैं कुछ कोर्सेज करने के लिए, डिप्लोमा पर्सनल ट्रेनिंग और स्पोर्ट न्यूट्रिशन और ये करने के लिए मैं मुंबई चला गया 2014 में। मुंबई से मैंने मास्टर ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, ये कोर्सेज किए। मैंने 6 महीने वहाँ एक जिम में भी काम किया और तभी चीज़ें समझ में आई कि हम लोग कितना पीछे हैं, लाइक ट्रेनिंग वाइज या कितना करियर वाइज कितना ग्रोथ किया जा सकता है इसमें। तब तक भी इतना कोई फ्लो नहीं आया था फिटनेस इंडस्ट्री में, ठीक है।
उसके बाद मैंने और बॉडी बिल्डिंग को सीरियस लेना स्टार्ट किया, और मेरा पहला शो था, मतलब एक वैसे बोलूँ तो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी। मैं 97 केजी पे कम्पीट किया मैंने। आज भी जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियंस होते हैं वो 60, 70, 80 किलो पे खेलते हैं। तो मैं डेडिकेटेड इस हिसाब का था कि लोग मेरे को वो टाइम पे, मुझे याद है शायद इंस्टाग्राम वगैरह आया ही था, या मतलब कुछ 2014-15 के आसपास में। हाँ, इतना क्रेज था नहीं। तो वो टाइम पे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं ना, जो मुझे मतलब कॉम्पिटिशन्स देखने आते थे कि यार वो बहुत हैवी वेट का कोई बॉडी बिल्डर आ रहा है, हैवी वेट का कोई बॉडी बिल्डर आ रहा है, क्योंकि इतना कोई था ही नहीं, ठीक है। तो वो टाइम से थोड़ा सा चीज़ें इंस्पायर करने लगी, पेपर में नाम आया, और पापा का सपोर्ट हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बहुत वैसा रहा है कि भाई जो तेरे को चाहिए वो मिलेगा, जो तेरे को वो है, लेकिन वो उन्होंने हमेशा ऐसा कहा कि भाई तू देख, तेरा देख ले यार, तू जो करेगा मुझे तेरे पे भरोसा है, तू अच्छा ही करेगा। तो आज उन्हीं की बदौलत में हूँ। मतलब वो माँ बाप की बदौलत ऐसा है कि मतलब मुझे लगता है कि अगर वो लोग अगर आपको हल्का सा भी ऐसा कहते थे ना, जैसे बॉडी के मामले में वो टाइम पे ऐसा होता था कि उनको भी बहुत लोग बोलते थे कि यार ये क्या, किस लाइन में डाल दिया आपने, क्या करता है लड़का, बढ़िया इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई जॉब वॉब कराओ, क्या है ये। मतलब आपके एरिया में ऐसा कोई था नहीं, ऐसा है ना? अभी भी नहीं है बाबा, अभी भी नहीं है। अभी भी जिम्स हैं, अभी भी छोटे मोटे बॉडी बिल्डिंग शूज करते हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स ही हैं वहाँ पे अभी नावा कुचावन में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सीरियस नहीं करता है गेम्स को लेके, कोई सीरियस नहीं है। तो कभी किसी को आइडिया ही नहीं था कि भाई बॉडी बिल्डिंग या ये करियर इतना सुपीरियर हो सकता है। मुझे हमेशा से यकीन था कि ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे आने वाले टाइम में, लोगों को हेल्थ का ध्यान रखने का, और ये जुनून बढ़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे जिम्स बढ़ने लगे, हमारी भी वैल्यू बढ़ने लगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट से लोगों को बॉडी की वजह से इंप्रेस करना स्टार्ट नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ हमेशा, ये तब भी चाहता था कि आप मेरे साथ बैठो, मेरे से काउंसलिंग करो, अगर मेरा नॉलेज आपको पसंद आता है तो आप मेरी रेस्पेक्ट करो। अदरवाइज आजकल क्या है ना कि आपकी अच्छी बॉडी हो गई है, आप किसी मॉल में जाएंगे, ठीक है, टी शर्ट उतार के रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, और अभी 2 लाख व्यूज हो गए, 5 लाख व्यूज हो गए, 1 मिलियन व्यूज हो गए, करते वो हमारे लिए भी आसान है बाबा, वो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इवन जो ये लड़के करते हैं ना 60-70 किलो के, इनसे मैं डबल दिखता हूँ। और अगर इनसे मैं बोलूंगा कि अगर मैं टी शर्ट उतार के अगर मॉल में चलूंगा तो सच में लोगों के रिएक्शंस नोट करने लायक होंगे। बट आपको चूज करना है, आपको करना क्या है, आपको लोगों का आइडल बनना है, मेंटोर बनना है, कि आपको ये छपरी हरकतें करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो है, ऐसा ट्रेंड है। अभी ट्रेंड आ गया है कि चलो ठीक है, अभी सोशल मीडिया है, व्यूज का जमाना है, सब कुछ है, ठीक है, लोग वो चीज करके भी थोड़ा बहुत बना पा रहे हैं, पैसा बना पा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मेरे लिए मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो वो चीजें देखते देखते फिर मतलब 2021 में मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ। तो धीरे धीरे मतलब आप समझो कि 2011-12 से लेके करियर कैसे ऊपर गया कि कहाँ तो लोग बोलते थे कि, मुझे आज भी एक किस्सा याद है, मेरे किसी कजन की शादी में गया हुआ था। तो अभी नई नई थोड़ी थोड़ी बॉडी बनती है, तो टाइट टी शर्ट पहनने का शौक होता है। तो मेरे को एक कोई डॉक्टर साहब है, मतलब उस टाइम पे थे, मतलब डॉक्टर्स की मेरे लिए बहुत रेस्पेक्ट है, बट वो आदमी थोड़ा अलग है। तो वो मेरे को बोले कि यार यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो, मुंबई जाओ तुम। उसको ये पता नहीं कि मैं मुंबई से सर्टिफिकेशन करके आया, तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट में कह रहा मेरे को। बोले मुंबई जाओ, कोई नीता वीता के और कोई वो नहीं होते अपना एक्टर वैक्टर, अच्छा, उनके कोई बाउंसर वाउंसर बनो, वहाँ बढ़िया मिल जाता है पैसा, 12-15-20 हज़ार रुपये कमाओगे। तो मैं उसको देख के ऐसे मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बोल नहीं सकते आप, वो रिलेटिव्स होते हैं कई बार। अभी आप मानेंगे नहीं, वो आदमी ना मेरे से, मतलब मैं अगर अर्निंग्स में बात करूं तो मेरा 10% भी नहीं कमाता होगा वो गवर्नमेंट डॉक्टर। और मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो एक हल्का सा सरकास्टिक स्माइल नहीं होती, वैसे करके मैं बात करता हूँ। तो वो ठीक है, मतलब लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि आपका करियर बड़ा छोटा है, लोगों को ऐसा लगता है क्या रे बाबा, ट्रेनर क्या होता है, ट्रेनिंग क्या है। तो मैं लोगों में, और मतलब मेरे उसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार ये जो फील्ड है ना, जितना आपको दे सकता है ना, उतना मुझे नहीं लगता, और बाय द एंड आपको पसंद भी होना चाहिए। जैसे आज आपको अगर आप यूट्यूबर हैं या तो आप मन से करते चीजें, वैसे ही हम लोग ना ट्रेनिंग्स, हम लोग किसी को गाइड करना, कोचिंग करना, इवन खुद की बॉडी बिल्डिंग करना, खुद का गेम खेलना, हम लोग मन से करते हैं। अगर आप फोर्स करके करते हैं ना तो फिर नहीं होता है। तो करियर का कुछ ऐसा रहा कि ये इस तरीके से पीक पे आया, और अभी ठीक चल रहा है, मुझे लगता है अभी भी आगे ऊपर वाले की दया से। तो आपने बीच में जैसे बताया इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपने बीच में तैयारी करके किया था या ऐसे? नहीं, ये ऐसा था कि
मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप गया। देखो क्या हुआ कि मैं, अगर ये बात आई गई है तो मैं मेरे थोड़े से वो अपने मेडल्स बताता हूँ। तो मैं 6 बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा हूँ मिस्टर जयपुर में, जयपुर ही रहता हूँ हमेशा, तो जयपुर से ही खेलता हूँ। 6 बार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं मिस्टर राजस्थान, और राजस्थान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, ओवरऑल चैंपियन, शेखावाटी यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, ओवरऑल चैंपियन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट, और शेरू क्लासिक एक करके एक बहुत बड़ा इवेंट होता है इधर, नेशनल इवेंट है, ठीक है, एक आध शो उसका इंटरनेशनल भी होता है। उधर मेरे 4 मेडल्स हैं, 3 गोल्ड मेडल हैं और 1 सिल्वर है। मुझे नहीं पता अभी भी राजस्थान में किसी के गोल्ड होंगे क्या शेरू क्लासिक में, बट मुझे नहीं लगता किसी का है अभी तक। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था उस टाइम एक वैकेंसी आई थी, उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट थी बॉडी बिल्डिंग की, और मैं अपने पीक पे था। पीक इन द सेंस कि आप जब इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने जाते हो तो आप खिलाड़ी के हिसाब से आप अपने पीक पे होते हो, आप अपनी बेस्ट तैयारी पे होते हो। उसके जस्ट बाद 1-1.5 महीने बाद ही वो ट्रायल थी SMS स्टेडियम में। कुछ एक सर्टिफिकेट, उसमें क्या होता है कि जब स्पोर्ट्स कोटे से किसी का सिलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें देखी जाती है। एक आपका सर्टिफिकेट कि आपने कौन से लेवल का अचीवमेंट किया है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो या ओलंपिक मेडलिस्ट हो तो सबसे ऊपर नंबर्स होते हैं आपके, फिर एशियंस, फिर नेशनल्स, ऐसे होते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। और एक होती है आपकी ऑन द स्पॉट ट्रायल कि अभी आप गेम में कैसे हो। तो वो दोनों मिला के अगर आप फर्स्ट नंबर पे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो दोनों मिला के मेरा 26 जनवरी 2022 को जो लिस्ट आई उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ठीक है, वो एक अलग पार्ट है कि अभी मतलब वो इतना गवर्नमेंट जॉब इतना इंस्पायर नहीं करती अभी, क्योंकि अब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब आपको ज़रूरत होती है तब चीज़ें नहीं मिलती है। 2014-15 जब स्ट्रगल का टाइम था, जब चीज़ें ऐसी रहती थी कि यार ये पैसा कहाँ से मैनेज करूँ, मैं अपनी स्प्लेंडर पे 50 रुपये का पेट्रोल भराने के लिए भी ऐसा करता था कि यार आज अंडे खाऊं या कैसे करूं। ऐसा नहीं था कि घर से कभी चीज़ें मिली नहीं, बट आप समझो ना, आप एक एज में, ऐसी एज में आ जाते हो 22-23 के आसपास कि आपको हर बार फिर घर वालों के सामने ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, हाँ अभी थोड़े पैसे चाहिए, अभी थोड़े पैसे, तो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात होती। तो वैसा थोड़ा सा रहा, तो ठीक है, अभी करियर थोड़ा ऊपर। एक इंसिडेंट मैंने भी सुना था, आपने आपकी इंडेवर बेची, फिर स्विफ्ट बेची, फिर स्प्लेंडर भी बेची, वो क्या सीन था? यार वो ऐसा था कि सब ठीक रहा, मतलब सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मुझे मतलब थोड़ा गाड़ियों का और ये शौक है, मतलब अभी भी मैं बहुत वैसा सोचता हूँ। मैं, आप मानोगे कि जैसे लड़कियां मिंत्रा दिखती रहती ना, वो क्या जो भी ऐप दिखती है कपड़े दिखते रहती, तो मैं सारे दिन कार्स दिखता रहता हूँ। तो वो टाइम एंडेवर आई थी नई 3.2, तो मैंने एंडेवर लिए सब कुछ। तो मैं देखो, मैं खिलाड़ी रहा हुआ हूँ हमेशा से, तो मेरा ऐसा कभी नहीं था कि मुझे पता नहीं होता था कि भाई काम धंधा कैसे करते हैं, बिजनेस क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या होता है, खिलाड़ी किस तरीके के होते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली एक टाइम पे उठते हैं और वो साल भर के लिए उठते हैं। हम ऐसा नहीं कि 3 दिन के लिए उठेंगे, हम एक ही टाइम पे वो मील लेंगे, एक ही टाइम पे वो डाइट करेंगे, मतलब एक रोबोट की तरह हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर अगर आप काम करने लग जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट तो कभी मिला ही नहीं ना, और जब हम लोग कोई क्रिकेटर्स तो है नहीं, मतलब भारत सरकार के जवाई तो है नहीं कि भाई हम लोग उनकी तरह कि भाई हम लोग तो मस्त क्रिकेट खेलेंगे सुबह शाम, है ना, और सिर्फ चश्मा लगाए गालियां बकते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं हम लोग, ठीक है। लेकिन हमें खुद का पैसा कमाना है और खुद की बॉडी पे लगाना है, ठीक है। और ये मुझे डे 1 से क्लियर था, मैंने कहा किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला भाई, जो करना है तेरे को खुद को करना है। तो थोड़ा काम वाम चालू किया मैंने, कुछ सप्लीमेंट्स का, ऐसे डाइट काउंसलिंग। तो अब कई बार होता है ना कि कोई चेक बाउंस हो गया, कई बार तो इतना प्रेशर में थे हम लोग, मतलब मैं, शादी भी हो गई थी, तो उस टाइम समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा यार एक बड़ा शो आ रहा था शेरू क्लासिक, तो मैंने, हालांकि ये बात मैंने फादर को भी नहीं बताई, आज भी वो मुझे हंसते रहते हैं। मैंने जब एंडेवर बेची तो मतलब कुछ और बोल के बेचा, क्योंकि पैसे नहीं थे। और फिर स्विफ्ट के लिए मैंने उनको फ़ोन किया, हालांकि दोनों गाड़ियाँ मेरे नाम पे थी, तो स्विफ्ट के लिए मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा पापा वो क्या होता है ना, जब आप गाड़ी बेचते तो वो चाहिए होता है इंश्योरेंस। तो मैंने बोला कि वो मेरे फ्रेंड की एक, मतलब मेरा जो दोस्त है मोंटी, उसकी सिस्टर है ना, वो है इंश्योरेंस में है, तो एक बार इंश्योरेंस की कॉपी भेज दो ना। तो वो ऐसे करके मैंने वो बेची, नहीं तो वो शायद सपोर्ट कर देते, बट मुझे उनसे सपोर्ट नहीं चाहिए था। फिर मैंने क्या सोचा कि वाइफ के पास एक स्कूटी है, अपन इससे काम चला लेंगे, स्प्लेंडर भी तो है अपने पास, ये भी निकालो। वो करके मैं शेरू क्लासिक खेला, और आप मानेंगे नहीं, उसके बाद वापस गाड़ियाँ भी आई, वापस सब चीज़ें हुई। पर ठीक है, वो चलता रहता है, अप्स एंड डाउन, वो आप सीखते हैं, काम से सीखते हैं। कई बार हम लोग वो प्रेशर झेलने के लिए कैपेबल नहीं होते। अब वो चीज़ें धीरे धीरे मैं भी सीख गया हूँ। मैं कोई खानदानी बिजनेसमैन तो रहा नहीं हूँ, वो धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ।
तो इस वजह से बेच दी कि मेरे लिए वो शो इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए वो कंपटीशन इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा जो मेरा दूसरा प्यार जो है, मेरा जो कार्स और ये सब कुछ है, मैंने कहा जान दे इनको, अपना पहले कंपटीशन बाद में सब, वैसे रहा। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? अच्छा है, पापा मतलब खेती वाले बैकग्राउंड से है, वैसे पापा प्रैक्टिस भी करते हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है, और मदर हाउसवाइफ हैं, ठीक है। वो गांव ही रहते? हाँ, मतलब नावा तहसील में वो रहते हैं। मेरे दादाजी जो हैं वो मतलब गांव है मेरा दयपुर, वहाँ पे रहते हैं। और मतलब मेरा गांव तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम हिल स्टेशन है, मतलब चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, मुझे तो बड़ा पसंद है। तो हम लोग मतलब ठीक है, मैं स्टार्ट से ही वहाँ रहा हूँ, गाँव में ज़्यादा रहा हूँ। और कई बार ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार यहाँ पे लड़के नारगढ़ वारगढ़ जाते तो मैं सोचता रहा बाबा रोज ही पहाड़ों के नीचे रहते हैं हम लोग, क्या जाना अभी। तो मतलब थोड़ा सा उस तरीके के बैकग्राउंड से, आप जानते हैं गांव वाले हम लोग कैसे हैं सब, वैसा। अभी आप गांव जाते हैं, क्या रिएक्शन रहते हैं वहाँ के? अभी तो कॉमन हो गया है रिएक्शन, अभी तो कॉमन हो गया है। मैं मतलब जैसे मेरा इंटरव्यूज आना, ये सारी चीज़ें मेरे को एकदम से लोग जानने लगे थे 2015-16 की बात ही। मेरा मिस्टर इंडिया में मेडल आ गया था 2014 में, 15 में, एक बार 19 में। तो मतलब तब से ही उन लोगों को पता चल गया था कि यार ये कुछ बड़ा कर रहा है, खिलाड़ी है और अच्छा है ऐसा। नहीं, पहले बाउंसर वाउंसर ऐसे समझते थे ना? गांव वाले तो कभी भी नहीं समझते थे, गांव वालों को बाउंसर भी नहीं पता, देखो सच बताऊं तो गांव वालों को तो ऐसा लगता है भाई क्या करना, बॉडी वॉडी बनाई। तो गांव वाले तो कभी भी नहीं समझते थे, गांव वाले तो हमेशा अप्रिशिएट करते। गांव वाले थोड़े से मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है मन के साफ होते हैं, गांव वाले अच्छे होते हैं। तो मेरे गांव वाले थोड़े वैसे हैं, एकदम बढ़िया, मतलब मैं क्या बोलूँ, मन के साफ है। तो उन्होंने तो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। ये मतलब कई बार जो रिश्तेदार होते हैं ना, कई जो मतलब आप समझते हो किस तरीके के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये लोग टांग खिंचाई करते हैं। बाकी गांव वालों का अच्छा रिएक्शन रहता है, हमेशा तारीफ भी करते हैं, हमेशा जब भी जाता हूँ तो सम्मान करते हैं। मतलब आप मानेंगे नहीं कि मेरा कोई दोस्त है और मेरे साथ पढ़ा हुआ है और वो मुझे अपने किसी फैमिली वाले की शादी में बुलाता है, तो वो एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट करता है, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है क्या रे बाबा, तो मतलब तो थोड़ा ऐसा लगता है मतलब कि नहीं बाबा, मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ, तो वैसा ठीक लगता है, अच्छा है अभी। ओके, क्या रूटीन रहता है आपका, क्या करते हो पूरे दिन सुबह अभी से? का रूटीन तो देखो, हमारा काम बढ़ गया है, तो अभी का रूटीन तो मैं बताऊँ तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। और सुबह मैं मेरा खुद का थोड़ा रनिंग, अब हम लोग जो रनिंग है हम लोग हमारे जिम में ही करते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो ट्रेडमिल पे करते हैं हम लोग रनिंग। तो हम लोग 4:30 4:45 तक, मैं मतलब वाइफ भी साथ होती है, तो हम लोग 4:45 4:30 4:45 तक रनिंग करके 4 4.5 किलोमीटर वो फिनिश करते हैं, एक डाइट लेके। फिर 5 बजे से हम लोग ट्रेनिंग्स कराना स्टार्ट करते हैं, मैं डाइट काउंसलिंग्स करता हूँ, वो ट्रेनिंग कराती है। रेगुलर 11 कई बार 12 बज जाती है। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ घंटे 2 घंटे का। फिर 2:30 बजे के बाद से वापस हम लोग हमारा काम चालू करते हैं। मेरा काम बेसिकली स्पोर्ट्स जो एथलीट्स हैं उनकी डाइट्स बनाना है, जैसे एयरफोर्स हो गया, कबड्डी के प्लेयर्स हो गए, जैसे एयरफोर्स में जो लगे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर में लगे हुए हैं कबड्डी वाले, साइकिलिस्ट हैं। तो बाकी गेम्स में मैंने स्टार्ट में भी बोला कि मैं खिलाड़ी हूँ बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन लोग मेरे पास इसलिए नहीं आते कि मेरी बॉडी है, लोग इसलिए आते कि इसका नॉलेज अच्छा है। तो मेरा डाइट काउंसलिंग का काम थोड़ा बड़ा है, मतलब ऑनलाइन थोड़ा ठीक ठीक है, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो वो मुझे मतलब शाम को फिर 2:30 बजे से लेकर रात को 8-9 बज जाती है। और कई बार मैं जो ऑनलाइन जो लड़के जो ट्रेनिंग करते हैं उनको बाहर से बुला लेता हूँ एक सेशन कराने के लिए। तो मतलब ऑलमोस्ट वही 9-10 बज जाती है, फिर सोना होता है वही 11 बजे। तो हम लोग रात को 11 से 3 और सुबह एक दिन में 1-2 घंटा सो पाते हैं। ओके, जैसे आपने बोला वाइफ साथ होती है, तो आपने वाइफ को भी इस फील्ड में लेके आप आए या उनका इंटरेस्ट था? ये ऐसा है कि वो फैशन डिजाइनिंग किया है उन्होंने, तो मतलब मैं तो बहुत सालों पहले से ही बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। 2017 में हमारी शादी हुई, तो मैंने हमारी शादी थी उसके अगले ही दिन हम लोग जिम आ गए, जयपुर आ गए और जिम आ गए। तो उसको भी मैं ले आया साथ में और उसको वर्कआउट कराया। तो स्टार्ट के देखो 10-15 दिन तो किसी भी नए आदमी को जिम लेके आओ तो ऐसा अजीब सा लगता है, लेकिन उसने पूरा साथ दिया, वो मोटिवेटेड रही और इतना मोटिवेटेड रही कि वो फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन गई, स्टेट चैंपियन बन गई, नेशनल मेडल है अभी उसके पास। और अब तो वो इस कदर, मतलब कई बार तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो मेरे से भी ज़्यादा काम करती है, मतलब ट्रेनिंग्स में मेरे से सुपीरियर है वो। तो उसका मन था, मतलब उसको भी 1-2 बार, जैसे होता है ना कोई किसी चीज़ का लालच आता था ना, लालच कैसा कि उसका नेशनल मेडल आया, उसका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कुछ मेडल था, तो उसका पेपर में नाम आया, तो उसके पापा ने देखा या हमारे घर पे देखा, तो थोड़ा सा वो होता है ना, प्राउड फील होता है कि यार मैं कुछ ऐसा डिफरेंट कर रही हूँ यार, इतना मतलब मेरी कोई वैल्यू है, मुझे कोई मेरे नाम से जान रहा है। तो फिर उसने करना स्टार्ट किया और मतलब डेडिकेटेडली कर रही है वो।
वो भी हो गया, हस्बैंड के साथ रहेंगे। हाँ, ये भी है। ठीक है मुकेश जी, जैसे अभी आपने बताया पूरा यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो अभी का क्या काम, अभी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अभी मैं कोचिंग देता हूँ, हुँ। जो नए खिलाड़ी हैं, जो बिगिनर लेवल के हैं या कई जो एडवांस लेवल के प्लेयर्स हैं, उनकी डाइट काउंसलिंग करता हूँ। तो मेरा गेम बॉडी बिल्डिंग रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग के तो मैं इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स तक को काउंसिल करता हूँ, मैं उनकी कोचिंग कराता हूँ। और बाकी गेम्स वाले प्लेयर्स की मैं डाइट काउंसलिंग करता हूँ, जैसे वूशू, बॉक्सिंग, कबड्डी, ये सब। तो मेरा मेन काम डाइट काउंसलिंग का है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हुँ। तो मतलब आजकल ये खूब चलता है ये मोटे से पतला करने वाला, हाँ। वो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे को वो इतना इंस्पायर नहीं करता जितना एक खिलाड़ी को उसके मेडल तक पहुंचाया जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था और वो नेशनल बन जाता है, तो वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करता है। हाँ, इसके साथ साथ हम लोग एक स्टूडियो चलाते हैं जिसमें हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, मैं और वाइफ। तो वहाँ पे कुछ लोग फिटनेस वाले लोग भी होते हैं जो जिनको सिर्फ थोड़ा सा वेट कम करना होता है, अपनी फिटनेस सुधारनी होती है। तो अभी का काम कोचिंग का है, मैं गाइड करता हूँ लोगों को और साथ साथ मेरी तैयारी भी कर रहा हूँ। ओके, आप इंटरनेशनल कुछ हाँ, तैयारी अभी कर मैं रहे एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। जी। जैसे आपने बताया आप गाइड करते हैं, तो जो नए हमारे साथी जो बिल्कुल फर्स्ट डे जिम जॉइन करते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ आप बेसिक गाइड करेंगे, जैसे वर्कआउट से रिगार्डिंग या डाइट से रिगार्डिंग? देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं और आपका गोल क्या है। ठीक है, अगर आप अपनी ही बात करें, आपकी बात करें, तो आप बिगिनर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका फैट परसेंटेज अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा वेट कम करना है, थोड़ा फिट होना है। ठीक है, तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा कि आप हफ्ते में 3 दिन कार्डियो करें। कार्डियो बोले तो कि वो जो रनिंग करना होता है, ये चीज़ें, ठीक है, जिससे आपकी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। और 3 दिन आप अपना वेट ट्रेनिंग करें, इससे आप बहुत जल्दी रिजल्ट ला पाएंगे। साथ ही साथ आपको डाइट पे पूरा 100% ध्यान देना है। तो ये 70% 30% नहीं होता है, 100% अपना वर्कआउट और 100% अपना डाइट। डाइट में आपको ध्यान रखना होता है कि प्रोटीन की चीज़ें आपको ज़्यादा खानी होती हैं, क्योंकि बॉडी जो है उसमें कोई भी जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो सारी प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। सिर्फ मसल बनाने का काम ही नहीं होता है प्रोटीन का, बाकी चीज़ें भी प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो मैं कई बार आजकल मंदबुद्धि लोगों को, कईयों को दिखता हूँ मैं, जो लोग प्रोटीन के नाम पे कुछ भी मिथ्स फैलाते रहते हैं। तो आपको ये अपनी डाइट में ध्यान रखना होगा कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रोटीन का होना चाहिए। ठीक है, जिससे वो बैलेंस हो जाए। और 3 दिन अपना कार्डियो और 3 दिन वर्कआउट। सिंपल है, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, तो जैसे हम बात करें सुबह के टाइम क्या खाना चाहिए? आप वेजिटेरियन हैं? हाँ, वेजिटेरियन। तो आप अगर मान लीजिए सुबह वर्कआउट करते हैं, तो 1 कप कॉफ़ी पी के जा सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है, अगर आपको बीपी या ऐसा कोई इशू नहीं है तो ठीक है, जैसा कि आपकी एज में मुझे नहीं लगता कोई बीपी इशू होगा। उसके साथ फिर आप वर्कआउट करने जाएं, अपना वर्कआउट कंप्लीट करें। वर्कआउट के बाद आप आके थोड़ा कुछ मतलब अगर आप वेजिटेरियन है तो सोर्सेज कम होते हैं प्रोटीन के, थोड़ा स्प्राउट्स हो गए, थोड़ा पनीर हो गया, ऐसा कुछ खा सकते हैं, एक आध फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे इन चीज़ों के बड़ा खिलाफ रहता हूँ, बट ये एक ही लाइन में बता पाना मुश्किल है कि फ्रूट्स क्यों नहीं खाने चाहिए, स्प्राउट्स क्यों नहीं खाने चाहिए। बट एक बेसिक सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। क्यों नहीं खाना चाहिए कुछ, इसको भी वो फ्रक्टोज है बाबा। वो फ्रक्टोज क्या है, वो जैसे देखिए कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टमक में जाके, पेट में जाके ग्लूकोज में टूटता है। और जब ग्लूकोज में टूटता है वो, तो 3 जगह वो ग्लूकोज स्टोर होता है। एक होता है लिवर ग्लाइकोजन, एक होता है मसल ग्लाइकोजन, एक होता है फैट सेल्स। ठीक है, तो लिवर और मसल ऑलरेडी फुल होते हैं, अब वो फैट आपका बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इसका नुकसान क्या है कि जितनी बार आपने सुबह बिस्किट खाए, वो गेहूं या मैदे की थी, फिर आपने पोहे खाए, जनरली जो घरों में खाते हैं, फिर आपने रोटी खाई, पराठा खाया, शाम को चाय पी ली, रात को फिर से कुछ रोटी सब्जी खा ली, तो सारे दिन आप कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हैं। कुछ दिन में जूस पी लिया या क्या होता है फ्रूट्स खा लिए। ठीक है, तो आप सारे दिन कार्बोहाइड्रेट खिला रहे बॉडी को। अभी क्या होता है, पेट में जाके वो जो स्टमक है हमारा, पेट जो है, उसके अंदर एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको ग्लूकोज में टूटता है। चाहे मैदा हो चाहे होल व्हीट हो, वो टूटेगा तो ग्लूकोज में। अभी कई बोलेंगे कि गेहूं से बेटर बाजरा है। ठीक है बाबा, वो समझ में आ गया, लेकिन गेहूं ज्यादा नुकसान कर रहा है, बाजरा थोड़ा कम कर रहा है। ठीक है, बट अगर किसी डायबिटिक आदमी की बात करूं, जैसे कि मैं सालों से, पिछले 7-8 साल से डायबिटिक लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूं। मेरे एक अभी रिसेंट एक क्लाइंट है जिनने 52 साल की उम्र में 50 किलो वेट कम किया है। उनका शुगर रहता था 650 और अभी आ गया 90। डैडी लिफ्ट्स करके अभी उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और ही इज़ वेरी फेमस। मतलब इंस्टाग्राम पे तो अभी वो 30-30 मिलियन एक रील पे इतने व्यूज़ हैं उनके, तो वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप बार बार जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन,
बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो स्पाइक होता है। बॉडी क्या करती है, एक एज तक आके वो इंसुलिन बनाना है तो कम कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है। जो हमारी पैनक्रियाज होती है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, उसके अंदर पैनक्रियाज के अंदर भी बीटा सेल्स। अब जैसे ही वो बंद हुआ या कम हुआ, आप हो गए डायबिटिक। अब आपको कोई टैबलेट का या इंजेक्शंस जो इंसुलिन होते हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो बजाय इसके आप स्टार्ट से ही ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट का जो यूज़ है वो कम करो, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैदा मत खाओ, बाजरा जो जवार खा लो, तो वो थोड़ा बेटर है। बट अगर आपको करेक्ट जाना है तो फिर मुझे लगता है हमारे जैसे किसी कोच को पकड़ना पड़ेगा। जैसे बच्चे फ्रूट्स खाते हैं उनके लिए दिक्कत थोड़ी? हाँ, ऑब्वियसली कोई भी आदमी जो फ्रूट्स अगर फ्रूट्स में भी खाना है तो कौन सा खाएं? देखो बाबा, पहली चीज तो ये समझो कि आजकल कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं रहा है। आप जो मार्केट से सेब मंगाते हो, संतरा मंगाते हो, जो भी है ना, वो सब दवाइयों का है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कुछ रहा नहीं है। तो वो ऊपर से सेब दिख रहा है, वो अंदर से कभी तैयार हुआ है, वो जो केला है वो कल तक हरा था, आज वो पीला हो गया। तो ये चीजें एक तो वैसे नुकसान कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ऑर्गेनिक मिलती है तो बेरीज खा सकते हैं आप, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, या काइंड ऑफ कुछ मतलब होता है ना, जो सीजनल जो चीजें होती है, सीजनल फ्रूट्स हो गए कि इस सीजन में ही मिलता है, वो आप खा सकते हैं। अभी आजकल हो क्या गया है कि कोल्ड स्टोरेज वाली चीजें हर साल हर चीज मिलती है, वो नुकसानदायक है। आप जनरली बच्चों के बारे में, अगर बच्चों के एस्पेक्ट में बात करते हैं ना, तो वो ऐसा है कि आप उनको स्टार्ट से ही ना, जैसे अगर वेजिटेरियन है तो उनको पनीर की आदत डालो, उनको दूध की आदत डालो, अगर बच्चे तो पी सकते हैं, दूध की आदत डालो, प्रोटीन रिच चीज़ों की आदत डालो। ये फफूंद जो चीज़ें हैं ना, ये तू एक फ्रूट खा ले, ये तू मौसमी का जूस पी ले, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे पास ना 8 साल से लेके 64 साल तक के लोग हैं। तो अभी एक बच्ची है जो 8 साल की है, वो ट्रेनिंग करती है हमारे यहाँ। वो 50 किलो की डेडलिफ्ट करती है। 50 किलो को नॉर्मल आदमी करना, मतलब उसके लिए ऐसा रहेगा, अरे बाबा मेरे तो स्लिप डिस्क हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। 8 साल की बच्ची, और वो क्या खाती है, वो मतलब उधर उनकी मम्मी एग्स वगैरह देती है, वो अंडे खाती है, घी खाती है, बटर खाती है, चीज़, पनीर। तो ये चीज़ों में ताकत है। क्या किस में ताकत है? वो काला चना, वो भूरा चना, और वो क्या दाल, बेसन, जो भी ये लोग बताते हैं, उधर नहीं। तो घी, बटर, दूध, दही, ये बढ़िया है। पनीर हो गया, चीज़ हो गया, और अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो फिर अंडे, चिकन हो गया। तो ये चीज़ें, सॉलिड जो फूड है वो आपको ताकत देता है, वो आपकी बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो बच्चों के संदर्भ में भी यही चीज़ें होनी चाहिए कि आप घी, बटर, चीज़, दूध, ये चीज़ें ज़्यादा दें। ओके, जैसे वर्कआउट करके आ गए आपने बताया, उसके बाद में खाने में आप पनीर ले सकते हैं साथ में कुछ, अगर कोई, जैसे मैं अभी बोलूँगा कि गेहूं की जगह कोई दूसरी चपाती आप, या कोई दूसरी चीज़ गेहूं की जगह, गेहूं, हाँ, गेहूं आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं अभी ऐसा बोलूँगा, 2 चीज़ें आपको बिल्कुल अपने खाने से निकाल देनी चाहिए। एक है गेहूं, और एक है, कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, तो दूध। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा, मतलब एक एज के बाद में प्रॉब्लम करती है। बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पचता है, तो जिनको नहीं पचता है उनको दूध निकालना चाहिए, और मोस्टली लोगों को गेहूं निकाल देना चाहिए। आप घरों में देखिएगा कि बहुत बार लोग ना दिन में खाना खाते हैं, 3-4 रोटी खाएं, उसके बाद में उनको आलस आता है। ये सबके साथ है, आप लोग भी देखते होंगे। अभी थोड़ी देर तो सोएंगे, अभी थोड़ी देर तो गैस बन गई, वो एक्चुअली प्रॉब्लम है। वो आपका एक IBS करके एक प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, लेकिन इतना कॉमन हो गया है कि हर आदमी को क्या लगता है, रोटी खाने के बाद तो आलस आना ही चाहिए। मतलब अगर गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद ही नहीं चल रही है, तो मतलब पेट्रोल नहीं, केरोसिन है। तो आप समझो उस चीज को कि आप जो खाना दे रहे हैं एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 60-70 साल से, या फिर जनरली जैसे वो किसी को बोलेंगे, अच्छा तो हमारे तो दादा परदादा रोटी खा के किया, अरे बाबा उधर मीठा नहीं था, उधर जो अनाज होता था उसमें इतनी दवाइयाँ नहीं थी। तो समझो चीज़ों को, ठीक है। आजकल चीज़ें बड़ी मुश्किल है, जेन्युइन और जो बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं उसको, वो लाना बड़ी मुश्किल है। आपको याद होएगा तो आप अगर किसी बड़े बूढ़े से पूछेंगे तो पहले गेहूं नहीं खाते थे इतना। पहले गेहूं कभी कभार खाया जाता था, और पहले मीठा नहीं था ऐसा कि जोमेटो स्विगी कर लिया। पहले क्या था कि कभी शादियों में मीठा मिलता था। जैसे अब मैं दादाजी से पूछता हूँ या इन तरीके के लोगों से कभी पूछता हूँ, तो कभी कभार मीठा होता था, वो भी लड्डू। हाँ, वो कभी कभार होता था, तो वो चीज़ें ज़्यादा नुकसान करती थी। तो आजकल तो चीज़ें कलेक्टिव इतनी खराब हो गई हैं कि फिर आप अपनी डाइट को नहीं ठीक कर पाएंगे। कितने टाइम खाना खाना चाहिए? 3 बार बहुत है। 3 बार। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओके, दूसरे की बात नहीं करते। आप सुबह से शाम क्या खाते हैं? 7 बार खाता हूँ मैं। 7 बार जी। तो मुकेश जी, जैसे मैं पूछना चाहूँ, आपका क्या डाइट रहता है सुबह से शाम?
देखिए, मैं बॉडी बिल्डर हूँ और एक खिलाड़ी हूँ, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए हाई प्रोटीन डाइट होती है हमेशा। हाई प्रोटीन डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, मटन, फिश ये खाते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो सुबह फर्स्ट मील प्रोटीन रहती है, जो प्रोटीन शेक्स होते हैं वो पीता हूँ मैं। उसके बाद मैं खाता हूँ अंडे, ठीक है। उसकी अगली मील रहती है मेरी चिकन की, ठीक है। हर बार जैसे चिकन अगर मैं खा रहा हूँ तो 250 ग्राम लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर साथ में सैलड होता है, ठीक है, खीरा, टमाटर या जो भी, ब्रोकली। फिर उसके बाद फिश होती है, फिर एक बार फिर से प्रोटीन होता है, फिर एक बार अंडे होते हैं और रात को फिर से फिश होती है। तो सारे टाइम अंडे, चिकन, फिश यही चीज़ों को बदल बदल के खाते रहते हैं। 7 टाइम खाते हैं? 7 मील्स। चपाती नहीं खाते आप? नहीं, चपाती नहीं खाता मैं। अब चपाती हमारे घर में कोई नहीं खाता। मतलब हम लोग सच में एजुकेटेड हैं, मतलब सब में पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग ये मिथ्स में नहीं पढ़ते कि गेहूं के बिना कैसे चलेगा, वो नहीं होता है हम लोगों से। मतलब वो सबको मैंने समझा दिया। मैंने आपको स्टार्ट में बोला, मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, मैं मंदबुद्धि आदमी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं हर चीज़ के पीछे लॉजिक देता हूँ और साइंटिफिक करेक्ट लॉजिक देता हूँ। इसी वजह से लोग मेरे को आज मेरे क्लाइंट्स के अंदर मेरे बहुत अच्छे जो लोग हैं, जो सीए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अच्छी प्रोफाइल वाले लोग हैं, जो मुझसे काउंसलिंग करते हैं, और वो लोग अच्छा फील करते हैं। उनके हम लोग जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो उनको लगता है कि यार मैं किसी नॉलेजेबल आदमी से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारी प्रीमियम चीज़ें खाते हैं, वो काला पानी पीते हैं, बहुत महंगे वाले इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटीज़ है, जैसे कुछ बॉडी बिल्डर भी बोलते हैं, कुछ पाउडर आउडर बताते हैं, चना बताते हैं भुना हुआ, और सत्तू आपने नाम सुना होगा। क्या है ये सत्तू, और आपका क्या कहना है? सत्तू मुझे याद है, मैं और मेरा दोस्त मोंटी, हम लोग 2012 में, जब हमें चीज़ों का नॉलेज नहीं था, हाँ, तब हम लोग सत्तू पीते थे, ठीक है। जब हमें नहीं पता था कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होता है और सेकंड क्लास प्रोटीन क्या होता है। तो आप समझिए कि जब हमारी आंखें खुली और जब हमने नॉलेज लिया और जब हम पढ़े, जब हमने सर्टिफिकेट किए, जब हमने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, तो हमारी आंखों के सामने ऐसे आया, रही तो बहुत गलत चीज़ थी यार। तो आजकल क्या होता है कि एक टॉपिक हो गया है, ठीक है, वो एक मंद बुद्धि सा है कोई, मतलब वो ना बॉडी बिल्डर है, वो अधबीच का सा है कोई, मैं पता नहीं कौन, वो सत्तू सत्तू करता रहता है सारे दिन। वो आदमी को पता भी नहीं है, वो हर चीज में मखाने और गुड़ बोलता रहता है। आपको अर्थराइटिस है तो मखाने खा लो, आपको कुछ ये प्रॉब्लम है तो मखाने खा लो, गुड़ खा लो। अरे बाबा, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ऐसे मंद बुद्धि लोगों की जो जो सोच होती है वो एक ही है। जैसे आजकल का जो जमाना चल रहा है, मुझे व्यूज चाहिए, कुछ ऐसा बोलूं जो लोगों को, कानों को पसंद आए, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, घी, दूध, दही, छाछ खाओ, लोगों को बहुत सुंदर लगता है सुनने में। हाँ, ये हुई ना बात, ये है एकदम जोश वाली बात। लेकिन जैसे मैंने बोला चिकन और अंडे भी खाने पड़ेंगे, अरे नहीं, ये नहीं, रोटी के ऊपर घी खाएंगे, अच्छा अभी ठीक है, वो मैं नहीं बोलने वाला। मुझे पता है एक पढ़ा लिखा आदमी गलत और सही में डिसीजन करना जानता है, यही पढ़े लिखे आदमी की निशानी है। आप समझ रहे हैं। तो मैं सत्तू और प्रोटीन में, या मैं सत्तू और पनीर में, देखो बात खर्चे की है अगर, तो खर्चा तो तू बेसन वेसन जो मिक्स करके बताता है, उसका नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है और खर्चा बराबर है। उसकी जगह अगर कोई लोग अंडा खा रहे हैं तो तू 4 अंडे भी बता सकता था, तू थोड़ा पनीर भी बता सकता था। बट उस बेचारे की प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे कई बार उनपे भी तरस आता है। वो लोग बहुत बेचारे टाइप के, मासूम है ये, ठीक है, वो टोपी लगा के सारे दिन, मतलब आप सत्तू या ये, और कई बार मैं ऐसे देखता हूँ वो टॉपिक से भटक जाते हैं लोग। मतलब मैं मेरे मदर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अगर मेरे फादर और मदर को अगर मैं व्यूज के लिए यूज करने लग जाऊंगा, मतलब इससे घटिया चीज मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती। तो वो तो बिल्कुल मंद बुद्धि टाइप के लोग हैं। मैं तो ऐसे चीजों को कभी कभी सीरियस भी नहीं लेता। कोई आके मेरे को पूछता भी है कि सर ये क्या है, वो क्या है, तो मैं डायरेक्टली उनको एजुकेट कर देता हूँ कि साहब ये देखो, ये गलत है, ये सही है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक बॉडी बिल्डर है, वो बोलते हैं जैसे सप्लीमेंट का यूज नहीं करके भी बॉडी बनाई जा सकती है, क्या पॉसिबल है? देखिए, पहली बात तो वो कौन बॉडी बिल्डर है मुझे उससे नहीं मतलब। ये बिल्कुल सही है, सप्लीमेंट के बिना यूज की बॉडी बन सकती है, ठीक है। बॉडी बनाना आप लोग किसे कहते हैं, या कोई भी बॉडी बनाना किसको कहते हैं? बॉडी इन द सेंस कि अगर कोई मोटा आदमी है और उसने पतला होना है और थोड़ी सी मसल गेन कर ली, उसको भी बॉडी बनाना कहेंगे। मैं अभी 115 किलो का हूँ, लास्ट ईयर 122 पे था, और मुझे 130 किलो का होना है, मैं भी बॉडी बनाना चाहता हूँ। आप समझिए, बॉडी बनाने की डेफिनेशन अलग अलग है, सब लोगों के लिए बॉडी की डेफिनेशन अलग अलग है। मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि प्रोटीन की चीजें खानी पड़ेंगी, वो आपके खाने से पूर्ति कर सकते ना। आप पनीर खा सकते हैं, आप अंडा खा सकते हैं, आप दही छाछ जो भी है ये ले सकते हैं, या फिर अगर नॉन वेजिटेरियन तो चिकन ले सकते हैं।
आपको वे प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल कैसा हो गया है कि अभी आप सुबह सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है, ठीक है, किसी को काम पे भागना है, सुबह डाइट नहीं बनेगी तो प्रोटीन पी के निकल गया, तो ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब कि आप इमरजेंसी पर्पज में यूज करो। आप सारे ही दिन घर बैठे हो तो खाना बना के खाओ ना भाई, फिर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है। तो प्रोटीन्स मतलब सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी, बिल्कुल गलत है। सप्लीमेंट के बिना बनती है? बिल्कुल बनती है, 100% सही है। ओके, तो सप्लीमेंट कैसे पता करें कि कौन सा सप्लीमेंट सही है, कौन सा सही नहीं है? किस टाइप के सप्लीमेंट लेना चाहिए, किस ब्रांड का लेना चाहिए, या कुछ फिक्स है? देखिए बेसिकली तो क्या है कि आपके शरीर में, हमारे इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खाते हैं हम लोग। इंडियन डाइट में ज्यादातर अनाज खाया जाता है। आप अगर देखेंगे तो बिस्किट बिस्किट खाते हैं, अनाज के बने हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, अनाज है, चावल खाते हैं, अनाज है, तो हर चीज हमारे यहाँ पे अनाज ज्यादा है। तो हमें पहली चीज जो सप्लीमेंट करने की जरूरत है, जो ऐड करने की जरूरत है, वो प्रोटीन। ठीक है, तो आपने एक प्रोटीन ऐड कर दिया। अगर आप पनीर खा रहे हैं दैट्स वेरी गुड, ठीक है, तो आपने पनीर ऐड कर दिया। एक होता है मल्टीविटामिन, तो एक हो गया प्रोटीन, एक मल्टीविटामिन, ये सफिशिएंट सप्लीमेंट है जो आदमी थोड़ा फिट रहना चाहता है। अब फिर स्पोर्ट्स के हिसाब से डिमांड बढ़ती है, ठीक है। अगर आप किसी कॉम्बैट स्पोर्ट में है, वुशु या बॉक्सिंग टाइप के स्पोर्ट में है, तो आप कैफीन भी लेते हैं अलग से, ठीक है। तो ये ऐसा है कि स्पोर्ट स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स भी आते हैं कि इस स्पोर्ट्स के लिए ये जरूरी है, तो वो नॉर्मल इंसान के लिए जरूरी नहीं है। क्वालिटी का कैसे अपन चेक कर सकते हैं, कौन अच्छा है कि नहीं है? देखिए मैं पिछले 8 सालों से एक सप्लीमेंट स्टोर चलाता हूँ। तो मेरा स्टार्ट से एक ही मानना था कि मैं लोगों को जेन्युइन चीजें दूं, सप्लाई करूं। उसके लिए क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है एज ए सप्लीमेंट स्टोर ऑनर, क्या करना होता है हमें कि हमें एक चैनल बनाना होता है कि डायरेक्ट हमने इंपोर्टर से या डायरेक्ट कंपनी से हमने परचेज किया, कोई बिचौलिया नहीं है, और हमने डायरेक्ट मंगाया और हमने आपको दिया, ठीक है। अब मैं हमेशा हर कस्टमर को बोलता हूं कि आप अपना जीएसटी बिल जरूर लें, ठीक है। अगर आपने अपना जीएसटी बिल लिया है, अभी अगला उसमें मिट्टी डाल के दे, आपको टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? जिम्स में है मोस्टली। तो जिम्स में क्या होता है कि बिल नहीं है, वो भैया के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, अरे सर ने दिया है, सर ने डब्बा पकड़ाया तो सही होगा। वो सर फिर मार्जिन के चक्कर में कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जेन्युइन वही है जहां आप बिल से चीजें लेके आते हैं। मतलब आप खुद भी सोचो ना, आपको जेन्युइनिटी कैसे पता चलेगा? आज अगर आपका कोई फोन है और आपको बोलेगा कि साहब ये फोन असली कि नकली, कैसे पता चलेगा? भाई मेरे पास तो बिल है, तो कई बार हम नहीं कहते विथ बिल मिलेगा भाई, विथ बिल विथ गारंटी। वही है, विथ बिल अगर कोई चीज मिल रही है तो मतलब जेन्युइन है। तो जैसे मुकेश जी आपने बताया सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट किन को लेना चाहिए? एक तो जैसे सुबह से शाम बेचारे जॉब करते हैं बहुत सारे लोग, उनको टाइम ही नहीं मिलता जिम वगैरह जाने का, उनको भी सप्लीमेंट लेना चाहिए, या जो ओनली जिम जाते हैं उनको लेना चाहिए? देखिए सप्लीमेंट हर उस इंसान को लेना चाहिए जिसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन पूरा नहीं जा रहा है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी है, जैसे मोस्टली वेजिटेरियन लोगों को विटामिन D3 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, तो वो लोग ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, B12 D3। तो कहने का मतलब हर वो इंसान जिसकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, कमी है किसी चीज़ की, वो सप्लीमेंट ले सकता है। और जो बात है 9 से 5 जॉब करने वालों की, तो उसमें ऐसा है कि ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रीज़न ये है कि ये लोग ज़्यादातर लंच एक ऐसी मील होती है और एक डिनर एक ऐसी मील होती है जो कर पाते हैं, और कई बार तो ये लोग लंच भी नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग मोस्टली क्या करते हैं कि बाहर का खाना खाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर इनके पास कोई हेल्दी ऑप्शन रहेगा, कोई प्रोटीन है, साथ में थोड़े बादाम है, नट्स हैं, तो ये लोग वो खराब खाने की बजाय कुछ अच्छा खाएंगे तो इनका शरीर बेटर परफॉर्म करेगा और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, शाम तक थकान नहीं होगी, तो चीज़ें इंप्रूव होगी। ओके, विदाउट जिम अगर फैट लॉस करना हो या बॉडी फिट रखनी हो तो क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है। विदाउट जिम आप फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, आपका मसल नहीं बढ़ेगा। मसल बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वजन कम करने के लिए कुछ नहीं, डाइट पे ध्यान दो, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, हाँ। अगर डाइट नॉर्मल है फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा तो? नहीं, नॉर्मल नहीं ना। नॉर्मल का मतलब जैसे लोगों को क्या लगता है, आप इसको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं डेली 5-7 लोगों की डाइट काउंसलिंग्स करता हूँ। जब कोई आता है मेरे पास तो डाइट काउंसलिंग, सर मेरा डाइट बहुत अच्छा है, देखो डाइट अपन एकदम परफेक्ट है, मुझे फिर भी क्या, सिटिंग जॉब है ना अपनी, सिटिंग जॉब की वजह से अपना पेट आ गया है। फिर मैं उनको समझाता हूँ सर डाइट क्या है, देखें आप डाइट बताइए, मैं पूछता हूँ। देखो डाइट में क्या है, उनके हिसाब से जो हेल्दी है, और ये शायद सबके हिसाब से हेल्दी है। देखिए सुबह सुबह वो एक ग्रीन टी
थोड़ा शहद डाल के, अरे वाह, हाँ अदरक भी थोड़ी सी, हाँ जिंजर, मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चिया सीड्स, जीरा, जीरे से क्या पेट कट जाता है एकदम, मैंने यूट्यूब पे देखा एकदम साफ हो जाता है। मैं कहा बहुत बढ़िया सर। फिर ब्रेकफास्ट में अपन पराठा खा लेते, एक पराठा बिल्कुल कम, थोड़ा सा घी, थोड़ा कभी तेल में होता तो बिल्कुल, हाँ नहीं तला हुआ कुछ भी नहीं, पराठा होता नहीं, ठीक है। मैंने कहा ओके सर। दिन में चपाती होती है लूखी, सलाद खूब सारा और सब्जी, ये मैं खाता हूँ, ज्यादा नहीं लेता हूँ, 2 से 3 चपाती। मैंने कहा ठीक है सर। शाम को मैं चाय पीता हूँ, चाय मेरे से छोड़ी नहीं जाती। देखो मैं क्या, चाय मीठी होती, हाँ चाय तो मीठी ही पीनी पड़ती, बिना मीठी तो अच्छी नहीं लगती। और वो ये तो कई बार क्या में थे, तो मैंने कहा सर वो शुगर फ्री डाल देनी, अरे रे 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 रे, शुगर फ्री से तो वो बहुत नुकसानदायक है। तो मैं मन में सोचता हूँ चीनी कम है। हाँ फिर रात का सर नहीं पूछो आप, रात को तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है डाइट में, रात को मतलब आप मानो कि कभी बच्चों के साथ बाहर चले गए तो आइसक्रीम खा ली, कभी कोई रोटी सब्जी, तो मतलब ऐसा कुछ चलता है। तो आपके हिसाब से, ये जनरल जनता के हिसाब से ये डाइट है हेल्दी? मतलब क्या हेल्दी है कि ग्रीन टी हेल्दी है? पराठा कम तेल कम घी का पराठा हेल्दी है, ठीक है। और अगर पूरे दिन में मैंने थोड़ा वॉक कर लिया खाने के बाद, मैं मोस्टली देखता हूँ, मेरी कॉलोनी में भी देखता हूँ, खाना खाया नहीं और एकदम लेफ्ट राइट निकल पड़ते हैं, ठीक है। साला मैं इतना सालों से देख रहा हूं, मैं बात मानोगे नहीं आप, वो आदमियों का इंच कम नहीं हुआ है। वो औरतें तो वैसे चलो चुगली करने निकलती है, ठीक है, बट आदमियों का भी अभी जब देखो तो लोगों के हिसाब से जो हेल्दी है वो एक्चुअली हेल्दी नहीं। तो उसके लिए ही तो न्यूट्रिशनिस्ट है, उसके लिए ही डाइटिशियंस हैं, ठीक है। और फिर वही बात, डाइटिशियंस भी कैसे हो गए आजकल, तो आप डाइट काउंसलिंग करने जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे, देखो सर आपका खाना बंद नहीं करेंगे हम, आपको ना थोड़ा थोड़ा बेटर करना है। तो आप किसी को भी बोल दो सर आपकी रोटी नहीं बंद कराऊंगा, आपका मीठा भी नहीं बंद कराऊंगा। कितने तो ऐसे लोग हैं आपको पूरा दिन भूखा रख के शाम को क्या बोलते, आप शाम को थोड़ी नमकीन और 2 गुलाब जामुन ले सकते हैं। आप मतलब सोचो इस कदर तक लोगों में वो मतलब चापलूसी आ गई है डाइटिशियंस में कि अगले क्लाइंट को खुश करने के लिए वो कुछ भी करेगा। देखो पूरा दिन आपने अच्छा स्ट्रिक्ट किया ना, अब आप रिवॉर्ड मिल गया आपको, अब आप शाम को 2 गुलाब जामुन और थोड़ी नमकीन खा सकते हैं। ऐसे ऐसे डाइटिशियंस आप बोलो, तो लोगों के हिसाब से जो डाइट ठीक है एक्चुअली वो नहीं है। आप अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट पकड़ें, उसको देखें और वो आपको गाइड करेगा कि क्या बेहतर है। एक किसी कोई बॉडी बिल्डर ही है, तो उन्होंने कोई वाइन पीते हुए ऐसे बोला कि मैं वाइन भी पीता हूँ और मैगी खाता हूँ, मैगी खाने से बॉडी बनती है। अरे नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत है। आप बॉडी बिल्डर बोल रहे हो उसको, बॉडी बिल्डिंग के नाम पे धब्बा है वो बॉडी बिल्डर है क्या? वो बिल्कुल भी बॉडी बिल्डर नहीं है। वो ठीक है बाबा, वो यूट्यूबर है, वो अच्छी बात है, इंस्टाग्राम पे वो कुछ करते हैं, वो अच्छी बात है। पर ये देखो, ये चीज़ें ना आपको भी समझनी चाहिए और लोगों को भी समझनी चाहिए। ये चीज़ें एक्चुअली ये कुछ नया और ऑकवर्ड ऐसा बोलो जो लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको ऐसा सोचो ये क्या है, वो सच में ऐसा होता है क्या, मतलब आपके दिमाग को वो चीज़ क्लिक कर रही है बार 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 बार। दारू और वाइन पीने से कौन आदमी हेल्दी हो सकता है यार, मैगी खाने से कौन हेल्दी हो सकता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन बार बार अगर अगला बोल रहा है, अब आज आप ऐसा सोचो कि मैं कोई कंपटीशन खेल के आया, मेरे एब्स हैं और मैं 2 चम्मच मैगी खाई या 10 दिन तक मैगी और मीठा खा रहा हूँ, एकदम से फैट थोड़ी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन क्या मैगी नुकसानदायक नहीं है? क्या वाइन बियर दारू नुकसानदायक नहीं है? बिल्कुल नुकसानदायक है, ये सबको पता है। इवन बॉटल पे भी लिखा आता है कि शराब जानलेवा है। तो अगला कोई अगर आपको आके बोल देता है कि नहीं मैं तो ये लेता हूँ, मैं तो वो लेता हूँ, तो वो तो मतलब आपको समझना चाहिए। ऐसे लोग तो बहुत हैं, ऐसे लोग तो आते जाएंगे। और उसका वो फेज चला गया ना, उसने वो उस वजह से थोड़े व्यूज लिए और थोड़ा सब कुछ अब वापस सीधा हो गया, वो वैसा है। तो जैसे सेलिब्रिटीज होती है, ये सब अपना न्यूट्रिशन वगैरह डाइट प्लान साथ रखते हैं ना, ट्रेनर साथ रहते हैं, इनके न्यूट्रिशनिस्ट साथ रखते हैं। मैं पूछना चाहूँ, जैसे वो 60-70 एज के हो जाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी मतलब एकदम वही नॉर्मल लगती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें ये लोग सेलिब्रिटीज का आप डायरेक्टली अंदाजा नहीं लगा सकते। सेलिब्रिटीज ऐसे हैं कि वो, जैसे फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बाई दी एज एक टाइम पे आने के बाद तो स्किन लूज होती ही है, लेकिन 60-65 तक तो चीज़ें मेंटेन की जा सकती है अगर आप डाइट से करते हैं तो। लेकिन अगर आप 75 की एज में भी आप बोलें कि ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये तो 35-40 का लग रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ प्लास्टिक सर्जरी है या कुछ होगा। बट 60-65 तक तो अगर खाना अच्छा है और अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम है और आप प्रॉपर अपने वर्कआउट्स पे ध्यान देते हैं, तो आराम से आप मतलब आप अपनी एज को 10-15 साल कम दिखा सकते हैं।
तो और देखिए क्या होता है कि सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी एक्टर्स हैं, ये जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, एक ट्रेनर आपने साथ रखा, एक न्यूट्रिशनिस्ट आपने, वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशनिस्ट आपने साथ रखा, तो आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक आदमी आपके पीछे खड़ा है जो सिर्फ आपको वर्कआउट ही कराएगा। तो आप पे भी तो एक प्रेशर है कि यार ये आदमी बिना बात ही मेरा महीने की तनख्वाह जा रही है इसकी, तो मैं कुछ तो इससे आउटपुट लूँ। ठीक है, तो जनरली वो लोग जानबूझ के उनको ध्यान रखना भी पड़ता है। और जो मूवीज़ हैं या आजकल की जो डिमांड है कि हमें मेंटेन रखना पड़ेगा बॉडी को, तो वो मजबूरी है, वो रखना ही पड़ेगा, और उस मजबूरी के चलते फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप कुछ सजेस्ट करते हैं कोई फास्ट फूड, अगर किसी को मानना है या खाना चाहता है तो कोई फास्ट फूड आप सजेस्ट करें ये खा सकते हैं फास्ट फूड में? देखो, इसको ऐसे समझो, खाने का मन है तो फिर फास्ट फूड या जंक या वो मत देखो, खा लो जो खाना है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा ये वाला तो हेल्दी है, ये मैं खा सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता साहब, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो खाना है खाओ, मतलब अगर आपको पसंद है तो मैं बोलता हूँ मीठा खाओ, बर्गर खाओ, जो खाओ, बट एक बार खा लिया ना, पेट भर गया ना, अभी छोड़ो, अभी बंद करो, अब कंप्लीट है। डेली आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक चीज तो ऐसी है जो बर्गर है, उस बर्गर को मैं अगर थोड़ा इसमें पनीर डाल दूं तो ये बर्गर बहुत बढ़िया हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि मैं दारू पी रहा हूँ, साथ में मौसमी का जूस डाल देता हूँ, है ना, ये अब कम नुकसान करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसा सही बात है। मुकेश जी, मुझे आप ये बताइए, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हो गया और राजू श्रीवास्तव जी हो गए, ठीक है, वो बॉडी भी फिट रखते हैं, जिम भी जाते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। देखिए उनके पीछे कोई रीजन? देखिए बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास भी ऐसा होता है कि जैसे किसी एक्टर जो बहुत फिट था, वो अगर हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है, या कोई बॉडी बिल्डर जो बहुत अच्छा फिट था, लीन था, या कोई खिलाड़ी जो फिट था उसकी डेथ हो जाती है, तो मेरे पास स्टूडेंट्स या कई क्लाइंट्स व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, सर ये देखो क्या हुआ, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, इसको चलो हार्ट अटैक की बात में करें, एक बात सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर मेहनत करने से, सुबह सुबह कार्डियो रनिंग करने से, मेरी खाने पीने का ध्यान रखने से, और एक्सरसाइज करने से, और नींद प्रॉपर लेने से भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो मैं क्या करूं फिर मैं? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहब वो लोग फिट हैं, बॉडी अच्छी दिखती है, सब कुछ बढ़िया है उनका, वो लोगों से आप उनसे रनिंग करा लो, उनसे वेट उठवा लो, उनका स्ट्रेस लेवल एकदम बढ़िया है, सब कुछ नॉर्मल है, और फिर भी वो मर गया, तो क्या जिम नहीं करूं? अरे बाबा, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता है। हार्ट अटैक के लिए जो आर्टरीज हैं वो क्लॉग होती है, वो टाइम लेती है, ठीक है। तो किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, वो ऐसे नहीं होगा कि बैठा और आ गया, एकदम से आर्टरी में कोई चीज आई और ब्लॉक कर दी और हो गया। आर्टरीज क्लॉग होती है धीरे धीरे, ठीक है, बाय द टाइम। तो कई बार क्या होता है, आप लापरवाह होते हैं, कई बार आप सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, कई बार आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। देखो आपको नहीं पता, सेलिब्रिटीज की बात है तो हमें नहीं पता होता है उनके ऊपर किस लेवल का स्ट्रेस है। वो लोग अपने काम को लेके, आज मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि मैं जब इतना, मतलब इतने में अगर मैं इतना काम कर रहा हूं, तो ये लोग कितना स्ट्रेस लेते होंगे, कितना काम करते होंगे। तो बॉडी एक लिमिट तक काम करती है, उसके बाद अगर आप उसको टॉर्चर करोगे तो चीजें होंगी, और अगर आप सालों से करोगे तो फिर हार्ट अटैक्स आने ही है, ठीक है। तो हार्ट अटैक आना और जिम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ऐसे बात है कि अगर मैं हेयर कट कराने गया हूं और अगले ने कैंची लगाती हार्ट अटैक आ गया, तो क्या नाई की गलती क्या? सही बात है। हाँ, तो ऐसा बोलेंगे क्या? सर आजकल ना ये, मतलब जिधर भी लोग बाल कटवाते ही एकदम हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं आता है, वो हार्ट अटैक किधर भी आ सकता है। हाँ, चलते फिरते कहीं वो चलते फिरते भी आ सकता है, बट वो क्या है ना, देखिए एक कम्युनिटी है जो जिम को पसंद नहीं करती है, वो लोग आपको डिफेम करने के लिए कुछ भी करेंगे। वो प्रोटीन्स के बारे में गलत बोलेंगे, वो पनीर के बारे में गलत बोलेंगे, वो हर चीज के बारे में गलत बोलेंगे। अगर आप थोड़े से फिट भी दिखते हैं ना, तो उसको भी गलत बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे, थोड़ी चर्बी तो होनी चाहिए ना, इतना भी क्या फिट होना। तो वो तो देखिए होता है, मतलब मुझे लगता है ये जलने वाली सी बात है। एक जैसे किसी के ये थायराइड की दिक्कत होती है, वो उनको फेट लॉस करने में बहुत दिक्कत आती है। नहीं आती। ये ऐसा होता है, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, और फीमेल्स में पीसीओडी पीसीओएस करके है, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, खाने पीने से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको थोड़ा ऐसा समझो कि मेरे फैमिली में कोई बच्चा है जो बहुत लंबा है,
मतलब 6.5 फीट हाइट है, तो मैं उसको बास्केटबॉल खिलवाऊंगा? ऑब्वियस ही बात है, हाँ खिलवाऊंगा, ठीक है। या फिर कई लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, घर में बच्चा है, हाइट छोटी है, तो उसको बास्केटबॉल खिलाने भेज देते हैं। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है। लंबे हो तो गेम खेल सकते हो, छोटे हो तो लंबा नहीं हो जाओगे आप, ठीक है। तो इसको ऐसा समझो कि आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम हुई है वो आपकी वेट बढ़ने से हो गई है। बीपी की प्रॉब्लम वेट बढ़ने से हो गई है। पीसीओडी पीसीओएस जो फीमेल में होते हैं वो वेट बढ़ने से हो गई है। अगर वजन कम होगा ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, सिंपल है। तो ऐसे बोलना कि थायराइड है तो वजन कम नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, वजन बढ़ा हुआ है तो थायराइड है। ओके, वो उल्टा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं कि मेरे थायराइड है इसलिए वजन कम नहीं हो रहा। अरे वो तो कुछ भी बोलेंगे, चक्कर क्या है ना कि लोगों को वैलिडेशन मिल जाता है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं तो ऐसा बोलते हैं, और मैं बड़ा तरस सा खाता हूँ मैं उन पे। ऐसा बोलते हैं थायराइड है, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वजन इसलिए कम नहीं हो रहा है। फिर मैं बोलता हूँ ये बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। खाना पीना सही है क्या? नहीं, खाने पीने में तो मीठा वीठा तो सब खाते हैं हम लोग। तो जब आप खाना ही सही नहीं है तो थायराइड क्या करेगा आपका, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो फिर क्या जिम जाने से हार्ट अटैक आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं आता। इवन मैं बोलूँगा हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज़्यादा उन लोगों के हैं जिनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत बढ़ा हुआ है। उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप लोग 4 सीढ़ी चढ़ते ही आपकी सांस फूल जाती है, आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है। आपका खाना पीना बहुत ख़राब है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, आप ईसीजी करवा लीजिए, टीएमटी करवा लीजिए, आप अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेके। तो एक बार आप अपना अगर 40 से ऊपर हो चुके हैं तो आप हर 6 महीने में एक बार अपना हार्ट का चेकअप ज़रूर करवाएं, और फिर आपका कार्डियोलॉजिस्ट या जो आपका फिजिशियन है वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको वर्कआउट करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि लोगों में गलत मिथ है, वर्कआउट करने से, जिम जाने से हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं। हार्ट अटैक्स सबसे ज़्यादा आते हैं उन लोगों में जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं। बात करें जैसे अनंत जी, अंबानी जी, उनके पास तो पैसे भी हैं, न्यूट्रिशन भी है, सब है, वो लॉस क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए ऐसा नहीं है, कई बार कई प्रॉब्लम्स ऐसे होती है जो जेनेटिकली होती है, या कई प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं कि पर्टिकुलर, ये सब्जेक्टिव चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डाइट अगर मैंने आपको दी तो वो डाइट से अगर आपका 15 किलो कम हुआ तो सब लोगों का उससे 15 किलो कम हो जाएगा। आपकी बॉडी के हार्मोन्स, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करता है, अगले का अलग तरीके से काम करता है। तो ये यूं है कि उन्होंने ऐसा नहीं कोशिश नहीं की होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस इतने ऊपर नीचे होते हैं बॉडी में कि वो बाय डिफॉल्ट है। वो होता है ना जैसे कि ऊपर वाले की देन है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं, वो लोग कोशिश नहीं करते हैं। देखिए फैट बहुत ज़्यादा होने से नुकसान है, उनको भी पता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको करते नहीं है। चीज़ें कई बार हार्मोनल बैलेंसेस इतने ख़राब होते हैं कि वो पॉसिबल नहीं होती है उस लेवल तक ले पाना। लोग कई बार मीम बनाते कि पैसा होने से बॉडी नहीं होती है, पैसा होने से सबकी बॉडी नहीं बन जाती है। ऐसा नहीं है। सब देखिए, ये ऐसी चीज़ है, आप इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक क्लास है, उसमें एक टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है, जो 20 बच्चों की क्लास को पढ़ाता है। एक बच्चा टॉपर आता है और एक बच्चा फेल हो जाता है। क्या उसने कोई कमी रखी? बिल्कुल नहीं रखी। तो ये जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स कैसे कि एक बच्चा क्या करता है, सिर्फ एक बार पढ़ेगा और उसको सारी चीजें एकदम याद हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक बेचारा 10 बार पढ़ लेता है, उसको कुछ भी दिमाग में घुसता ही नहीं है। सेम बॉडी भी ऐसी चीज है। तो लोग बॉडी के चक्कर में क्या सोचते हैं कि बॉडी सिर्फ पैसे से बनती है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी के लिए भी जेनेटिक्स चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर है तो वो क्रिकेट के लिए ही बने हैं, वो वैसा है। तो जेनेटिक्स हर जगह काम आते हैं। तो जेनेटिक्स अगर आपके बहुत सुपीरियर है तो आप पूरी उम्र मीठा खाओ, आपको कुछ नहीं होना। लेकिन अगर जेनेटिक्स आपके खराब हैं या एवरेज हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आनी है। तो उनके केस में भी ये हो सकता है कि जेनेटिक पोटेंशियल थोड़ा खराब हो। मुकेश जी, मुझे आप ये बताइए, जैसे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला रहता है एक स्टेरॉइड, ये क्या होता है? और बहुत बड़े चेहरे इसमें कंट्रोवर्शियल में आए हैं, नाम उनका सामने आया है कि वो इसका यूज़ लेते हैं। और तो मुझे थोड़ा बताइए क्या होता है, कौन यूज़ लेता है ये? देखिए, स्टेरॉइड्स को परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स बोला जाता है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है उससे, ठीक है। स्टेरॉइड्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स की अगर मैं बात करूं कि जो गेम्स में चलते हैं तो वो मोस्टली बहुत गेम्स के खिलाड़ी यूज़ करते हैं। रेसलिंग, बॉक्सिंग, वुशू, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग। तो हर गेम्स और स्टेरॉइड्स का नाता कुछ ऐसा है कि एकदम मतलब फ़ोन और सिम कार्ड का, ठीक है ना। तो ये सालों से चला आया है। बहुत बार बहुत ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट मेडल लेने के बाद में डोप टेस्ट में पास हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको गिल्ट लगता है तो
बाद में वो लोग अपना मेडल वापस दे देते हैं कि मैंने डोप किया था। तो डोपिंग मतलब स्टेरॉइड्स को यूज़ करना, तो डोप किया था। तो स्टेरॉइड्स आजकल कैसा टॉपिक हो गया है कि स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस बॉडी बिल्डिंग में जो ज़्यादातर चल रहा है, तो वो कुछ खास तरीके के मंद बुद्धि बॉडी बिल्डर्स जो उनको प्रमोट करते हैं, एक्चुअली ये लीगल नहीं है, ठीक है। लेकिन आप हर चीज़ को, जैसे कि अगर आज मैं लोगों को ये बताऊं कि आप इतना ml दारू पियो, इतना ml बियर ले लो, ये कर लो, अगर मैं इस पे भी अगर एक अपना चैनल बनाऊं तो मुझे लगता है उस पे भी खूब फॉलोअर्स मुझे बन जाएंगे, ठीक है। सेम ये वैसे ही है कि अगर लोग मतलब एक थोड़ा छोटा मोटा बॉडी बिल्डर बना नहीं कोई, या थोड़ी बहुत बॉडी बनाई नहीं, और वो स्टेरॉइड्स प्रमोट करता है, तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए। स्टेरॉइड्स फ्यूचर में आपकी लाइफ लॉन्ग आपकी काफ़ी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, ठीक है। खिलाड़ी जो लेते हैं वो नाडा या वाडा की टेस्टिंग जो होती है, नाडा बोले तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो उनके जब आप नेशनल में जाते हैं, स्टेट तक तो नहीं करते नाडा टेस्ट जनरली, जब आप नेशनल में जाते हैं तो वहाँ नाडा के टेस्ट होते हैं। तो जो खिलाड़ी डोप लिए हुए होते हैं, स्टेरॉइड्स लिए हुए होते हैं, वो पहले ही भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसा हो गया कि आप चीट कर रहे हैं गेम से। तो स्टेरॉइड्स मतलब गेम से चीट करना। और जो नॉर्मल लोग जो जिम जाने वाले स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनकी तो बात ही क्या, वो तो मतलब बिल्कुल ऐसे हैं कि उनको बेचारों को शायद नॉलेज नहीं है, और वो हर किसी की थोड़ी सी बॉडी देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार मैं अगर स्टेरॉइड्स ले लूँगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। बॉडी बनना स्टेरॉइड्स का काम नहीं है, बॉडी स्टेरॉइड से नहीं बनती है। बॉडी बनाने के लिए आपको डाइट करनी पड़ेगी, रेगुलर वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, उससे फिजिक बनती है। जैसे हम देखते हैं कुछ बॉडी बिल्डर बहुत एक्सट्रीम लगते हैं, जैसे ऐसा लगता है कुछ बहुत नस से बाहर आ जाती है, और क्या वो नेचुरल पॉसिबल है या मुश्किल है। लेकिन बॉडी देखिए, अगर आप 75 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 65 किलो इस बॉडी वेट की बात करते हैं, तो जनरली लोग नेचुरली भी आप बहुत अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं, बहुत रिब्ड एब्स आ सकते हैं आपके, बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है आपकी। तो हर फिजिक के लिए स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप compete करते हैं और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, तो वहाँ स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो एक ऐसी चीज़ हो गई कि अगर आप गेम खेल रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स 10 लोग हैं और 10 के 10 स्टेरॉइड्स लेके आते हैं, तो फिर आप भी उसी संगति में आ जाते हैं। आपको या तो जीतना है या फिर आप बाहर हो जाइए। तो अगर एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो हाँ, वहाँ पे अब्यूज़ भी है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन बॉडी बनाई जा सकती है और बहुत डिसेंट फिजिक बनाई जा सकती है। बहुत अच्छे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो बिना किसी स्टेरॉइड, मतलब कोई इवन मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स हैं जो बिना किसी, आज तक कोई टैबलेट भी नहीं लिया होगा, कोई स्टेरॉइड का कुछ भी नहीं ली, और बहुत बढ़िया फिजिक है। मतलब उनकी फ़ोटो देख के ऐसा लगेगा कि ये बिना स्टेरॉइड के पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। लोग जिम भी जाते हैं और वो मैस्टरबेशन भी करते हैं, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैस्टरबेशन का आपकी मसल से कोई लेना देना नहीं है। मैस्टरबेशन अलग चीज़ है, आपका मसल ग्रोथ अलग चीज़ है। मैस्टरबेशन करने से आपका मसल ग्रो नहीं करेगा, ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो दोनों अलग टॉपिक है, ठीक है। नहीं करना चाहिए वो अलग बात है। लेकिन अगर मैस्टरबेशन से आप रिलेट करें कि मैस्टरबेशन करने से आपका मसल्स वीक हो जाएंगे और आप वो मतलब वेट लिफ्ट्स नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ी मिथ्स हैं। ओके। तो कुछ लोग जो करते हैं वो गलत है, वो गलत है वो चीज़। लेकिन देखिए, इसको मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं कि ये सही है, लेकिन अगर मैं इसको टेक्निकली बात करूँ तो इसका और मसल बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं है। ओके। जो करते हैं वो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसके और कई नुकसान है, बट अगर आप डायरेक्टली मसल बिल्डिंग की बात करें तो वो नहीं है। तो कुछ आप नुकसान बताना चाहेंगे? आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है। ये चीज़ें हैं जो आपको रियल लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स देती हैं, ठीक है। आप लोगों से थोड़ा डरे महसूस करते हैं, आप किसी से डायरेक्टली कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन टाइप से आपको रहता है। वो रेगुलर जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, तो वो अलग नुकसान है, बट मसल बिल्डिंग से लेना देना नहीं है इसका। इसी के साथ अपन जैसे अभी शिलाजीत के बहुत एड आ रहे हैं और बहुत सारे बॉडी बिल्डर एड भी कर रहे हैं, खाओ ताकत आएगी, वो आएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नुकसान है? देखिए, शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ये बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर को, इंडिया को बहुत सालों से मिली हुई है, बहुत पुराने टाइम से हमारी पहचान रही है। तो नो डाउट ये चीज़ें अच्छी हैं, नो डाउट ये चीज़ें असर करती हैं। लेकिन अगर आप इसका पर्टिकुलर एक जगह असर डाल देते हैं कि साहब इससे तो सिर्फ यही होता है, वो तो नहीं है, देखिए, ठीक है।
तो शिलाजीत, अश्वगंधा, ये चीज़ें ऐसी है कि ये बेनिफिशियल है, ये स्ट्रेस कम करता है, आप में पावर देता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। पर अगर कंपनीज इसको यूज़ करती है तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत वे में यूज़ करती हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर अगर प्रमोट कर रहा है कि मैंने तो यही लेके बॉडी बनाई है, तो मुश्किल है। लेकिन अगर एक फिटनेस वाला कोई बंदा है, एक फिटनेस करने वाला कोई इंसान है, वो अगर शिलाजीत का यूज़ करता है तो हाँ, उसकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत चेंजेस आएंगे। क्या प्रॉपर गाइडेंस के बिना जिम जाना करना ये डेंजरस है? बिल्कुल है। मतलब ये ऐसे हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, घर पे ही ले आते हैं, 2 मशीन ले आते हैं, डंबल ले आते हैं, वो घर पे ही करते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है क्या कैसे करना है। देखिए, आप अगर बेसिक लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं करते हैं, वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप फिर एग्रेसिव होते चले जाते हैं, आप बोलेंगे कि अभी घर पे ही आप वेट्स लेके आते हैं या जिम में बिना ट्रेनर के वर्कआउट कर रहे हैं, और आप एक ईगो लिफ्ट करना चालू कर देते हैं कि अब मैं तो देखो इतना उठा सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, तो वहाँ अगर आपकी फॉर्म एंड टेक्निक, जो आपका पोस्चर है, अगर वो सही नहीं है, तो फिर आपको इंजरी हो जाएगी। कभी स्लिप डिस्क हो जाती है, कभी किसी का शोल्डर इंजर्ड हो जाता है, कभी किसी का घुटना इंजर्ड हो जाएगा। तो ये ऐसे है कि फिर आप बिना बात 2-4-6 महीने का रेस्ट करो, फिर वापस कई बार सर्जरीज करानी पड़ती है, तो बिल्कुल नुकसानदायक है। ट्रेनर तो हमेशा चाहिए होता है। आपको क्या लगता है बॉडी बिल्डिंग का क्या करियर है इंडिया में? देखिए, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दो एक अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग पर्टिकुलर एक गेम है जहाँ पे बॉडी दिखाई जाती है, स्टेज शो होता है। तो नो डाउट अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है और आगे भी चलेगा, क्योंकि लोगों को अच्छा दिखना पसंद है। मतलब आप अगर बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो नो डाउट वो आप कितना ही उनको नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन वो दिखते तो अच्छे हैं, ठीक है। एब्स और स्मार्ट फिजिक और एकदम चेहरा एकदम जॉ लाइन बनी हुई, तो अच्छे दिखते हैं। तो लोगों को अच्छा दिखना मतलब पसंद है, तो बॉडी बिल्डिंग अच्छा दिखने का ही काम है। फिजिक को इम्प्रूव करते जाते हैं ये लोग, लेकिन इसमें जो स्टेरॉइड्स का इन्वॉल्वमेंट है वो अगर कम हो जाए तो मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर स्टेरॉइड्स अब्यूज़ होने लग जाएंगे तो फिर ख़राब है चीज़ें। लेकिन फिटनेस की बात करें तो फिटनेस ट्रेनिंग हो गई, लोगों को गाइड करना, लोगों की लाइफ सुधारना, उनको कोचिंग देना, और फिटनेस मतलब लोग अपनी फिटनेस पे सुधार करते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, तो इसका तो फ्यूचर मतलब ऐसा मानिए कि हर साल इसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल है। ओके, जैसे इस फील्ड में गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है आपको? मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूं तो मेरे को तो आज तक कुछ सपोर्ट नहीं मिला। अगर अब जाके चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन मैं कई बार ऐसा समझता हूं कि जो हमारे गवर्नमेंट हैं, जो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अगर स्टार्ट से बेसिक लेवल से ध्यान देना कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है, स्टेट प्लेयर है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते खाने के, डाइट के, अच्छे कोचेज अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बजाय कि आप अगर एक वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं और उसके बाद में आपको कोई जॉब मिल गई है और आपको कुछ गवर्नमेंट पैसे देती है या जो भी, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तक तो आप अपने आप कैपेबल हो जाते हैं। तो अब आप इसको ना, इसकी एक चीज़ ऐसा समझिए ना, मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि जनता क्या है कि अच्छा लीडर चाहती है, और स्पोर्ट्स पर्सन जो कोई मेडल जीत के आता है, कई बार सरकार इसको रिकॉग्नाइज करती है और उसको कोई टिकट देती है और वो जनता के बीच में जाते हैं और वो जीत जाते हैं। लेकिन आप एक खिलाड़ी रहे हुए हैं और आप उसके बाद में भी अपना धर्म भूल जाते हैं। मतलब आप खिलाड़ी रहे हुए हैं और आपको खिलाड़ियों को ही ऊपर लाना था, लेकिन आप वो करने की बजाय कुछ और कामों में लग जाते हैं। तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे बड़ा चुभता है कई बार कि आप जो अपनी जो जड़ है वो भूल रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसा समझो कि वैल्यू किस चीज़ की ज़्यादा मानी जाती है। एक यूनिवर्सिटी इलेक्शन है, उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो 2022 में 20,700 कुछ वोट थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसमें से 10,050 वोट पड़े, उसमें से ऑलमोस्ट 48% वोटिंग हुई, उसमें से कोई एक बंदा जीत जाता है और वो आदमी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए 10 गाड़ियां लेके और अपनी शोशाबाजी जिसको बोलते हैं वो करते रहते हैं, और आने वाले 5, 7, 10 सालों में उसको गवर्नमेंट कोई टिकट दे देती है। ये लोग जो हैं, ये लोग स्पोर्ट्स वालों पे रूल बनाते हैं कई बार, और मुझे बड़ा अजीब लगता है ऐसे लोग जिन्होंने, आप मानिए कि जिन्होंने सिवाय लड़ाई दंगों के कुछ नहीं किया है, जिन्होंने
सिवाय शोशाबाजी के कुछ नहीं किया। और एक वो आदमी जो आदमी इंडिया रिप्रेजेंट करता है, जो आदमी अपने देश को बाहर अपना तिरंगा लहराता है, वो लोग जो कैपेबल हैं, अगर ऐसे लोग अगर आगे आते हैं और जो आए हुए हैं, जो पुराने जो खिलाड़ी हैं, जो इसमें हैं, जो राजनीति में हैं, तो वो लोग अगर स्पोर्ट्स के बारे में सोचेंगे तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। जैसा आज अगर अपन दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हम लोग अभी भी पीछे रहते हैं, ठीक है। नो डाउट हम अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पीछे हैं। तो ग्राउंड लेवल से अगर चीज़ों को समझी जाए, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा हूं, तो मुझे पता है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे पास बहुत सारे गेम्स के खिलाड़ी हैं, जैसे साइकिलिस्ट और कबड्डी और हर गेम के खिलाड़ी हैं। बेसिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उन लोगों के पास। तो इस पे कौन ध्यान देगा? या तो वो लोग जो ऑलरेडी गेम के थ्रू आए हुए हैं राजनीति में, या वो लोग, या सरकारें कम से कम ऐसे लोगों को आगे लाएं जो ऑलरेडी गेम कर रहे हैं और जो आगे फ्यूचर बढ़ा सकते हैं इसका। तो आप एक ऐसे आदमी को गेम का या फिर खेल मंत्री बना देते हैं थोड़े टाइम। जब भी मैं कई बार देखता हूं तो जो सिवाय यूनिवर्सिटी के कुछ नहीं जीता और जिसने सिर्फ गाड़ियों के ऊपर सनरूफ से निकल के हाथ जोड़े हैं सबको, हाँ, और रील्स बनवाई हैं, और बाद में वो आके आपके खेल की नीतियां बनाता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार गलती तो हमारी है, हम ही लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, हम ही लोगों ने इन लोगों को बढ़ावा दिया है। तो प्रॉब्लम वही है, इसको सुधारना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है जिनको स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं पता और उनको खेल मंत्री बना दिया। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन अभी जो हमारे जो खेल मंत्री है, कई बार ऐसा होता है, जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्पोर्ट्स के थ्रू जो आए हुए होते हैं लोग, उनको ही खेल मंत्री बनाया जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता है। तो वो लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर सरकार को सोचना चाहिए कि बजाय आप ये जो 50 गाड़ी लेके जो माहौल बना रहे ना, जो गांव में घूम घूम के आप बने ना, पीछे एक पट्टी लगा दी और ये फलाना कुछ करके, तो मुझे लगता है इनसे बेटर तो किसी ऐसे आदमी को आगे लाना चाहिए सरकारों को। जैसे आप समझिए ना, मैं ऐसे बात करूं कि एक खिलाड़ी है जिसने देश को रिप्रेजेंट किया है, और एक नेता है जिसकी इमेज ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ शोशाबाजी करके ऊपर आया है, ठीक है, और हर आदमी उसके आप वैसे विरोध में होगा कि यार ये क्यों माहौल बिगाड़ते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। और इसी संदर्भ में चुनाव भी बंद हुए यूनिवर्सिटीज के। वो लोगों को आप आगे लाते हैं। तो मैं सरकारों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा कम से कम जब ये चीजें चूज करें तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे लोग ही फिर नीतियां बनाएंगे, और ऐसे लोग जब नीतियां बनाएंगे तो फिर चीजें बिगड़ेंगी और करप्शन बढ़ेगा। अब जैसे मुकेश जी को कोई पावर दी जाए तो आप क्या चेंजेस चाहोगे इस फील्ड में? देखिए, मैं जितना समझता हूँ, पावर दो तो ऐसी दो कि मैं कोई नेता बनूं, मैं कोई मंत्री बनूं, तब तो मैं कुछ कर पाऊं। अगर मैं किसी, चलो आपको नेता बना दिए, हाँ, तो स्पोर्ट्स जो मेरा जुड़ाव रहा है जहाँ से, मैं उसको इस कदर ऊपर लाने की कोशिश करूँगा कि आप ऐसा समझिए कि आने वाले, अगर मैं कल की बात करूँ कि कल वजह को मुझे कुछ बना दिया जाता है, तो आने वाले 4 सालों में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई ना कोई राजस्थान से या कोई ना कोई मेरे क्षेत्र से जरूर ओलंपिक में जाएगा। ये मैं एक प्राउड वाली फील दे सकता हूँ। मुझे पता है बेसिक लेवल से कैसे काम किया जाता है। मैं कई मंत्रियों को और कई नेताओं को जानता हूँ जो इतने बेचारे हैं कि उनके पास कई विभाग हैं, उनको उन विभागों के नाम तक नहीं पता है। ये रियलिटी, ये बिल्कुल रियलिटी है। तो मैं अगर ऐसा समझता हूँ कि अगर मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके मैं अगर इंटरनेशनल लेवल तक गया हूँ, तो मुझे कम से कम मेरे फील्ड का पूरा नॉलेज है, बेसिक से नॉलेज है, तो मैं उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। बजाय ये नहीं कर सकता हूँ मैं कि मैं बेचारा हूँ और मैं लोगों के बीच में जाके बैठ जाऊँगा और लोग राजी हो जाएंगे। मुझे काम करना आता है, तो मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि काम इम्पॉर्टेंट है। बेचारा बन के रहते कुछ मंत्री नेता, वो थोड़ा लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब आपका काम पड़ता है तो फिर चीज़ें सामने आती सब। जैसे आपने बताया आप ये चेंजेस करने वाले हैं, तो अपन बात करें पैन इंडिया, अपना इतना बड़ा देश है और ओलंपिक्स और बहुत सारे खेलों में छोटे मोटे मेडल्स तो आते रहते हैं, लेकिन बड़े मेडल्स गोल्ड क्यों नहीं आ पाते? जैसे कंपेयर करें किसी अदर कंट्री से, यूएस हो गया और बहुत सारे देश है, चाइना हो गया, हाँ, तो क्या रीज़न है? देखिए, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। मेडल ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, मेडल होता है। एक खिलाड़ी के लिए टॉप 5 में आना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं जानता हूँ कैसे कितनी मेहनत के बाद ओलंपिक क्वालिफाई किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ तक लोग पहुँचते हैं, वहाँ तक खिलाड़ी पहुँचते हैं।
लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। खिलाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल से, इवन स्कूल लेवल से ही ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए, जिससे वो लोग एक स्पोर्ट्स के लिए उनका मन बने, स्पोर्ट्स के लिए उनको करियर दिखे, स्पोर्ट्स में उनको कुछ लगे कि अगर मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो मुझे आगे फ्यूचर मेरा बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो बाकी देशों में जैसे यूएस और चाइना की हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्कूल लेवल से यही कल्चर है कि खिलाड़ियों को बहुत प्रमोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है कि हाँ, एजुकेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स को बहुत पीछे छोड़ दो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के लेवल पे अगर ग्राउंड लेवल से काम किया जाएगा तो हमारे देश में भी बहुत ऐसी प्रतिभा है। हमारे देश में इतने, मैं खुद जानता हूँ, मैं खिलाड़ियों को ट्रेन करता हूँ, इतने डेडिकेटेड खिलाड़ी हैं हमारे पास जो बेचारे उनकी घर की स्थिति की वजह से या बेचारे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से स्टेट भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है। आज एक खिलाड़ी समझिए ना, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे प्रैक्टिस करता है और दिन में उसके पास क्या काम रहता है। मुझे कई बार कहते हैं कि सर मुझे घर पे भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो अब आप सोचिए ना, अगर वो 8 घंटे की प्रैक्टिस करता है और फिर 8 घंटे की नौकरी करता है, कब वो सोएगा, कब वो अपनी डाइट खाएगा, कब वो रेस्ट, मतलब आप समझिए ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। तो एक टाइम पे आने के बाद खिलाड़ी टूट जाते हैं और नेशनल्स और इंटरनेशनल्स का सपना उनका रह जाता है। तो अगर सरकारें बेसिक लेवल से, स्कूल लेवल से ध्यान देंगी, इसका प्रोग्राम चलाया जाए, एक टॉपिक होना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स का, जैसे जनरली हमारे यहाँ पे भी होता है, स्पोर्ट्स का जो पीरियड होता है हमारे यहाँ पे स्कूल्स में, वो मतलब खाली होता है एक तरीके से। स्पोर्ट्स मतलब खाली पीरियड है, ठीक है, स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं है। तो उसको सीरियस लेना चाहिए, उसके नंबर्स ऐड करने चाहिए। उसके नंबर्स ऐड होंगे तो जाके कि भाई अगर ये नहीं हुआ, अगर इतना बेसिक लेवल का स्पोर्ट्स आप नहीं जानते हैं तो फिर आप फेल है। तो ऐसा कुछ अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो चीजें बढ़ेंगी। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जगाया जाए, बिल्कुल, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जगाया जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में करियर दिखाना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं कि अगर आपका 150 करोड़ की जनता में अगर किसी 2-3 प्लेयर्स जो बहुत मेहनत करके जाते हैं, उनका अगर मेडल आ गया और उनको सरकार टिकट दे देती है, उनको सरकार करोड़ों रुपए दे देती है, तो ऐसा नहीं है। लोग रिलेट नहीं कर पा रहे। लोग ऐसा सोचते हैं कि यार जब इतने लोगों में एकाध आते हैं तो फिर हमारा कहाँ करियर है, ठीक है। तो जब लोगों की संख्या बढ़ेगी ना तो लोगों को अपनापन लगेगा, घर वालों को लगेगा, उनके पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ, स्पोर्ट्स में करियर है, स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए। और मैं जानता हूँ खिलाड़ियों का, एक खिलाड़ी जो बनता है उसका मानसिक और शारीरिक जो ग्रोथ होती है वो बहुत अलग लेवल पे होती है। हमने जैसे कुछ रील्स में, नए कुछ मीम्स में देखा है, एक नॉर्मल बंदा अच्छे खासे बॉडी बिल्डर को पंजे में हरा देता है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये ऐसा होता है कि अगर आप आर्म रेसलिंग, पंजा जिसको बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप कितने ही बड़े बॉडी बिल्डर को हरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग अलग गेम है, आर्म रेसलिंग अलग गेम है। तो आप तो वहाँ चिड़िया और मोर को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो पतला जो लड़का है वो आर्म रेसलिंग करता हो, पंजा लड़ाने की प्रैक्टिस सालों से करता हो या पहले से करता हो, तो हो सकता है ऐसा। अदरवाइज तो अगर आप में मसल्स ज्यादा है तो चांसेस नहीं है कि वो हरा पाएगा, ठीक है। अगर दोनों ही बिगिनर हैं कि किसी पतले लड़के ने या कोई एकदम लीन है, उसने कभी पंजा नहीं लड़ाया आज तक, और कोई एक बॉडी बिल्डर है, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास मसल ज़्यादा है वो हराएगा। लेकिन अगर एक कोई पतला लड़का है और वो आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस करता है सालों से, तो वो कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर को हरा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल हरा सकता है। अब जैसे मैं बात करूँ, आपने ये शुरुआत की तो बहुत सारी फनी इंसिडेंट भी हुए होंगे जर्नी के अंदर, तो एक आधा कुछ शेयर करना चाहें? फनी इंसिडेंट एक बार शादी के टाइम जरूर हुआ था। जैसे कि अब मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो नाम से ही जाहिर है कि बॉडी बिल्डर, तो वाइफ के मतलब किसी ना किसी तो रिश्तेदारों में किसी ने पूछा हो, किसी से, उसने मेरे को बताया बाद में कि किसी ने पूछा कि मतलब पावना काहे करे, तो बोले बॉडी बनावा है। तो कहाँ की बॉडी बनावा है, ट्रैक्टर की बनावा है, ट्रका की बनावा, कहाँ की बॉडी बनावा है। तो ऐसे ऐसे होता है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को इतनी समझ नहीं है बॉडी बिल्डिंग की, तो वैसा है। गांव में जानते नहीं, गांव में नहीं जानते, कोई बात, बॉडी बनावा, बॉडी बनावा। तो मुकेश जी, ये ऑलमोस्ट अपनी बातें क्लियर कर ली है। तो अब आएगा अपना रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और 1 वर्ड आंसर रहेगा। आप जो आपको माइंड में आता है वो आप बताओ, ठीक है? आप रेडी हैं? बिल्कुल, ठीक है। आपके फेवरेट आइडियल?
मेरे फादर, मेरे पिताजी। फेवरेट वर्कआउट म्यूजिक? कोई भी म्यूजिक जिसमें बेस ज़्यादा हो, मतलब डांस आता हो। हाँ मतलब थोड़ा। ठीक है। बेस्ट प्री वर्कआउट फॉर बिगनर्स? कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। कोई टफेस्ट कंपटीटर आपका? मैं खुद ही हूँ। ओके। मोस्ट चैलेंजिंग कंपटीशन? हर कंपटीशन मोस्ट चैलेंजिंग होता है। आज भी अगर मेरे को आप डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में उतारोगे तो मुझे वो भी एक चैलेंजिंग ही लगता है, क्योंकि आप पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप जब बिगिनर प्लेयर होते हैं तब चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे खेल रहे होते हैं तो हर कंपटीशन आपके लिए चैलेंजिंग होता है। कोई अपकमिंग कंपटीशन आ रहा हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, मैं नाम नहीं अभी रिवील करूँगा, पर एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है 3 महीने बाद। हाईएस्ट लिफ्ट? देखिए बॉडी बिल्डिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं करते, कोई लेकिन फिर नंबर भी आप बताना चाहें? हाँ, लेकिन मैं जैसे बेंच प्रेस जो करते हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज होती है बेंच प्रेस, तो उसमें 180 किलो पे 2 रेपिटेशंस मैंने किए हैं। तो अभी तक मतलब बेंच प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। डेडलिफ्ट्स मेरी 260 किलो है, स्क्वाट 220 किलो है। कोई एक मूवी जिनसे आप इंस्पायर हुए? भाग मिल्खा भाग। जैसे अगर आपको एक टास्क दिया जाए, एक सांस में आप कितने वर्कआउट्स का नाम ले सकते हैं, तो चलिए। डंबल प्रेस, शोल्डर प्रेस, lateral raises, rear delt fly, shrugs, abdominal crunches, leg raises, biceps curl, tricep push down, rope overhead extension, leg extension, leg curl, squats, hip thrust, calf, standing calf, seated calf. आप अपने आप को आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं? मतलब आपका विजन क्या है? इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स कम से कम 2 या 3 मेडल्स हों मेरे पास। तो अगर खिलाड़ी के तौर पे देखूं तो वो, और आने वाले 5 सालों में मैं चाहूँगा कि मैं इतना इन्फ्लुएंस जनता को कर सकूं कि लोग मेरे को मतलब मेरे नाम से अभी भी जानते हैं, लेकिन और मेरा मतलब लोग मुझे पहचाने। जो अपने अभी दर्शक देख रहे हैं, इनके लिए कोई इंस्पायरिंग मैसेज या कुछ आप कहना चाहें सभी के लिए? देखिए मैं सब लोगों से एक ही विनती करना चाहता हूँ, जितने भी जो हमारे लीडर्स हैं, सोच समझ के चुने इन लोगों को। क्या होता है, मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं समझता हूँ किस कदर परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। अगर एक गांव से अगर 5 लड़के 10 लड़के अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर एक गांव से कोई कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में मेडल लेके आता तो आप सोचिए कितनी खुशी होगी। तो जब हम हमारे नेता चुनते हैं तो कम से कम ऐसे नेता चुने जो बेचारे ना हों, जो एजुकेटेड हों, जो पढ़े लिखे हों। अगर आप समझिए कि आज आप अपना वोट देखें और फिर गलियों में खड़े होते हैं और नेताजी एक गाड़ी की रैली निकालते जाते हैं और नेताजी से आप हाथ तक नहीं मिला पाते, ऐसे नेता नहीं चाहिए हमें। हमें आपके वोट की वैल्यू होनी चाहिए। आप अपने लीडर ऐसे चुने जो आपकी नीतियां बनाएंगे, कल को करप्शन ना हो, कल को सड़कें सुधरें, कल को आपके बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में आगे जाएं। मैं खिलाड़ी हूं तो मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा, तो स्पोर्ट्स में आगे जाएं और फ्यूचर सुधरे। ना कि ये कि हम मतलब हर बार जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट दे दे के उनको आगे बढ़ा दें। और अपने वोट के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस पे ज़रूर ध्यान दें। जैसे मैं बात करूं अपने यूथ की, अभी क्लबों में जाना, नाइट लाइफ, पूरा हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं है, तो कोई एडिक्शन से रिलेटेड कुछ मैसेज आपका? देखिए क्लब्स, नाइट लाइफ्स जो भी हैं, लेकिन इनके साथ जो नशे चल रहे हैं, जो अल्कोहल का ओवर कंजप्शन है, जो सूखे नशे हैं या जो ये चीज़ें हैं, इनसे दूर रहें। ये आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं होगा। और ख़ास तौर से यंग जनरेशन, अगर आप किसी का आइडल बनना चाहते हैं तो आप कभी भी ये चीज़ें ना करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अगर उस कंडीशन में देखेगा तो कभी आपको कोई अपने पास भी बिठाना चाहेगा। तो मुकेश जी, ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, और बहुत ही मतलब बहुत मज़ेदार बातें हुई। अगर आप लोगों के कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और YT महेंद्र पॉडकास्ट को आप फॉलो करें, शेयर करें, जिससे हम लोग कमेंट्स के जरिए आगे आने वाले पॉडकास्ट में कुछ आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाले सवालों के जवाब दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, आज आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपकी डाइट फॉलो करूंगा ताकि मैं भी फिट रहूं। बिल्कुल। और
अगर आप भी सर से डाइट लेना चाहते हैं या ये क्या कर रहे हैं अभी, क्या अपडेट है, अभी क्या चल रहा है, तो सर की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, किसकी तैयारी चल रही है और क्या क्या अपडेट्स हैं, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, और कुछ भी सवाल है आपका तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और ये वीडियो दोस्तों को शेयर कर दो जो हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जो बहाने बनाते हैं ना, भाई मेरे तो ये दिक्कत है, मैं फिट नहीं हो सकता, फैट लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, उनको शेयर कर दो कि सब चीज़ें हो सकती है, फैट की वजह से बीमारियां हो रही है, ना कि बीमारी की वजह से फैट लॉस नहीं हो रहा। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस किए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप पधारे, हमें बहुत अच्छा लगा। जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।